स्टार्ट करें। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बायो का न्यू चैप्टर। हमने क्या किया था, जैव प्रौद्योगिकी की इकाई कर रहे हैं ना हम, तो इसका एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। उसमें क्या किया था, उसमें किया था हम जैव जो प्रौद्योगिकी थी ना, जैव प्रौद्योगिकी उसके सिद्धांत और प्रक्रम किए थे। सिद्धांत और प्रक्रम का मीन्स, सिद्धांत का मीन्स होता है रूल्स क्या क्या थे उसके, और प्रक्रम का मीन्स होता है प्रोसेस का मीन्स किस किस तरह से वो फॉलो हुए थे और हमने किए थे। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब आता है सेकंड चैप्टर इसका, इसके उपयोग देखने। बात समझ आ रही है? पहले चैप्टर, क्योंकि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, देखो एक मिनट समझ लो। जैव प्रौद्योगिकी क्या था हमारा, जैव प्रौद्योगिकी, धोगिकी। आप देखो जैव प्रौद्योगिकी है, जैव प्रौद्योगिकी हमारी क्या पूरी एक इकाई है ना। इसमें 2 चैप्टर कितने मार्क के आते हैं, ध्यान रखना। ये आते हैं मार्क्स आते हैं इसके 14 मार्क का आता है ये। इसमें कितने चैप्टर हैं, 2 चैप्टर हैं, ठीक है ना। कितने चैप्टर हैं इसमें, 2 चैप्टर हैं। पहला है क्या, जैव प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी क्या थे, सिद्धांत व प्रक्रम, सिद्धांत व प्रक्रम। तो पहले चैप्टर में क्या किया था हमने, सिद्धांत व प्रक्रम किए थे, ठीक है ना। तो ये क्या था, सिद्धांत का मीन्स किस किस क्या क्या रूल होते हैं, इसके रूल और रेगुलेशन क्या होते हैं, और प्रक्रम प्रोसेस मीन्स किस किस तरह से ये होता है। जो भी हम यहाँ पे काम करते हैं, अनुवंशिक रूपांतरण करते हैं या जीवों से कोई उत्पाद बनाते हैं, तो ये प्रोसेस किस किस टाइप से होते हैं, वो सिद्धांत और रूल रेगुलेशन हमने सब सीख लिए। तो ये चैप्टर हमारा हो गया, राइट। अब हम करने वाले हैं जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग। क्या करने वाले हैं, जैव प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी में क्या करने वाले हैं, जैव प्रौद्योगिकी में करने वाले हैं एवं, जैसे यहां पे लिखा रखा है ना, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। तो रियल में क्या है, इस चैप्टर में इसके उपयोगी है ओनली, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी तो चैप्टर का नेम है, तो लेकिन लिखा ऐसा रखा है एवं इसके उपयोग, इसके उपयोग, उपयोग है ना, उपयोग। तो आप कंफ्यूज मत होना, इसमें क्या है, ये क्या है, ये तो दोनों के साथ देखो चैप्टर का नेम ऐड कर रखा है उसने, जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी। पहले चैप्टर में क्या थे, सिद्धांत और प्रक्रम थे, ठीक है, और दूसरे में क्या है, उपयोग है, राइट। उपयोग बोल दो इसको, या इसको क्या बोल देते हैं, या कंफ्यूज मत होना, अनुप्रयोग भी बोल देते हैं, अनुप्रयोग, ठीक है। दोनों का मीन्स क्या होता है, एक ही होता है, चाहे अनुप्रयोग बोल दो चाहे इसके उपयोग बोल दो। तो बात समझ आ गई, ये चैप्टर हमारा क्लियर हो गया, और ये चैप्टर हम करने वाले। टोटल कितने का आता है ये भी पता होना चाहिए आपको, जब तैयारी करें तो। कितने मार्क का, 14, 7 का ये आता है और 7 का ये आता है। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे उपयोग पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले, उपयोग पढ़ने वाले। अब उपयोग कौन कौन से पढ़ने वाले, बात क्लियर है, ये चैप्टर हमारा क्लियर हो गया, अब इसको पढ़ने वाले। तो यहाँ पे देखेंगे जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, ठीक है। ये मैंने बेसिक बता दिया, इससे ये भी पता चला कितने मार्क का आता है। जब आप तैयारी करें तो ये भी क्लियर माइंड में होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क का आता है, जिससे आप कंप्लीट करें तो पता ये हुआ कि हमने एक इकाई कर ली तो हमारे 14 मार्क पक्के हो गए, कि ये चैप्टर कर लिया इतने और हो गए। तो क्या है, कॉन्फिडेंस बना रहता है कि हमारी तैयारी 40 की हो गई, 60 की हो गई। तो उस तरह से जैसे जैसे हम तैयारी करते हैं पता रहता है हमें कि इतने मार्क की तैयारी होगी, है। जब 70 में से 70 की तैयारी हो जाएगी, 70 की, तो कॉन्फिडेंस और भी आएगा, पेपर एकदम अच्छे से होगा। तो ये पता होना चाहिए कितने मार्क का कौन सा चैप्टर आता है। अब ये हो गया। अब करने वाले क्या इस चैप्टर में, देखो ये तो था हमारा क्या, मैंने बताया था कितने चैप्टर है, आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। अब आता है यहां पे पढ़ेंगे हम जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग। क्या पढ़ेंगे, जैव प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, उपयोग बोल दो इसको, या अनुप्रयोग, अनुप्रयोग। अब यहाँ पे चैप्टर में कितने किस किस क्षेत्र में हम इसके उपयोग करने वाले, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी किस किस क्षेत्र में उपयोग हम करने वाले, इसके यहाँ पे हम पढ़ेंगे मोस्टली 2 क्षेत्र में। किस किस में पढ़ेंगे, 2 क्षेत्र में पढ़ेंगे। नंबर 1 है कृषि में। किसमें पढ़ेंगे, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, समझ में आ रहा है। पहला क्या है, पहला जो अनुप्रयोग पढ़ेंगे, इसका जो उपयोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कृषि में।
कृषि का मीन समझ रहे हो आप कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कृषि में किस तरह से हमने डेवलप किया है, कृषि को किस तरह से बेटर किया है, वो समझने वाले। दूसरा समझने वाले हैं यहां पे क्या हम करने वाले हैं, चिकित्सा में, चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, ठीक है ना। दूसरा क्या है, दूसरा पढ़ने वाले हैं हम चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी। चिकित्सा में मीन्स क्या क्या है, चिकित्सा तो आप जानते हैं, चिकित्सा जानते हैं ना, उपचार करना किसी का है, रोग बीमारियों को क्या करना, खत्म करना, जिससे हो गई उसे दूर करना, तो वो चिकित्सा ही तो होता है, सब चिकित्सा में आता है। मतलब मेडिकल साइंस की बात चल रही है यहाँ पे, किसकी बात चल रही है, चिकित्सा में मेडिकल साइंस की, जो भी कोरिलेशन है मेडिकल साइंस से, जितने भी पहलू जुड़े हुए हैं, जितने भी ब्रांचेस जुड़ी हुई हैं, वहां पे इसकी बात चलने वाली है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट समझने वाले हैं उपयोग में, हम एक तो समझेंगे कृषि में किस तरह से हमने जैव प्रौद्योगिकी का यूज करके कृषि को डेवलप किया है, और दूसरा समझेंगे कि चिकित्सा को, मेडिकल साइंस को किस तरह से डेवलप किया गया है बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके। आपको पता है ना जैव प्रौद्योगिकी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। चिकित्सा को तो आपको जानते हैं मेडिकल साइंस ही तो है इसमें, तो हम यहाँ पे देखने वाले, राइट। इसको जनरली आप नोट कर लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं किससे, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी से। अब देखो यहां तक नॉर्मल पॉइंट समझ आ गए। अब हम क्या करने वाले हैं, अब करने वाले हैं जो जैव प्रौद्योगिकी है उसके एरिया कितने, एरिया का मीन्स कहां कहां पे हम उसका यूज करते हैं, किस किस क्षेत्रों में यूज करते हैं। अब देखो क्या होगा, अब हम देखने वाले हैं इसके जैव प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी के 3 विवेचनात्मक अनुसंधान क्षेत्र। अब देखो क्या है, यहां पे उसने बोला है कि जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी है, क्षेत्र का मीन्स तो जानते हो एरिया, तो उसने बताया कि जैव प्रौद्योगिकी के 3 क्या है, 3 क्षेत्र है। विवेचनात्मक का मीन्स है कि जिसके हम बता सकते हैं कि जैव बायोटेक्नोलॉजी, ये जैव प्रौद्योगिकी इन क्षेत्र में काम करती है। बात समझ आ रही है, कितने क्षेत्र है, जैसे मान लो कि हर एक चीज, जैसे हम कितनी डायरेक्शन में काम कर सकते हैं, 4 डायरेक्शन में काम कर सकते हैं, सीधी बात है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में 4 डायरेक्शन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जैव प्रौद्योगिकी जो है वो कितने क्षेत्र है, उसके कितने क्षेत्र में वो काम कर सकती है। तो सीधी बात है, कितने क्षेत्र में काम कर सकती है, वो 3 क्षेत्रों में काम करती है, ठीक है। जिसकी हम विवेचना का मीन जानते हो, जिसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन करने वाले, 3 क्षेत्रों को इसके एक्सप्लेन करने वाले। पहला क्षेत्र क्या होगा इसका, यहां पे होगा उन्नत जीवों जैसे सूक्ष्म जीवों या शुद्ध एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण करना, अब यहां पे देखो ये बात तो क्लियर होगी ना कि यहां पे क्या देखने वाले हैं हम यहां पे देखने वाले हैं जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी है उसके कितने क्षेत्र हैं, जिस डायरेक्शन में वो काम करती है, और विवेचना का मीन से उनकी हम यहां पे विवेचना करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये पॉइंट क्लियर है ना, अरे समझ तो आ गया क्या कि यहां पे बायोटेक्नोलॉजी जिन क्षेत्रों में काम करती है 3 में, उसकी हम यहां पे विवेचना मीन्स एक्सप्लेन करने वाले। पहला क्षेत्र क्या है उसका, पहला क्षेत्र है कि उन्नत जीवों जैसे सूक्ष्म जीव आपको बता दिया मैंने कौन से होते हैं, जैसे हमारे छोटे, सबसे बहुत छोटे जीव जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव। जैसे बैक्टीरिया है, यहाँ पे कवक है, साइनोबैक्टीरिया, उनका यूज करके। तो क्या है, उसने बोला है उन्नत जीवों, उन्नत का मीन्स जो डेवलप करते हैं हमारा, क्योंकि कुछ सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, हमें बीमारियां भी करते हैं, उनकी बात नहीं चल रही। उन्नत का मीन्स जो हमें डेवलप करने वाले उन सूक्ष्म जीवों की बात चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे किसकी बात चल रही है, उन्नत जीवों जैसे सूक्ष्म जीव, या फिर शुद्ध एंजाइम में मैंने बताया था एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण करना। इस लाइन का मीन समझो क्या बोलना चाह रही है, ये बोलना चाह रही कोई भी हम प्रोडक्ट बना रहे, मान लिया
कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पता है किसका यूज, जिसका यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, अभिकारक। जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद या उत्पादक। क्लियर है। अब आपको पता है एक चीज आपने देखा होगा, यहाँ पे कुछ लिखा रहता है, लिखा रहता है ना, उसको मैं बोलता हूं इसे उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, उत्प्रेरक कहते हैं। पॉइंट समझ आ रहा है। कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, सीधी सी बात है, तो यहाँ पे अभिकारक उसे कहते हैं जिससे वो बनाते हैं, और यहाँ पे उत्पादक जो बनता है, और यहाँ पे एक चीज लिखी रहती है उसे उत्प्रेरक कहते हैं। अब मैंने बताया था उत्प्रेरक का मीन्स क्या होता है। उत्प्रेरक का मीन्स होता है ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये जो रिएक्शन चल रही है, इसकी देखरेख में चल रही है। किसकी देखरेख में चल रही है, उत्प्रेरक की। उत्प्रेरक क्या होगा, उत्प्रेरक ही इस रिएक्शन को कराएगा कि किस स्टाइल से ये रिएक्शन होनी है, किस टाइप से रिएक्शन होनी है, स्लो होनी है, फास्ट होनी है, कितना प्रोडक्ट यहाँ पे बनना है। बात समझ आ रही है, कितना प्रोडक्ट यहाँ पे बनना है। अब उत्प्रेरक के रूप में जो यूज हो सकते हैं, कौन से यूज होते हैं, उसने बोला देखो शुद्ध एंजाइम। उसने बोला है कि हमें करना क्या है, हमें उत्प्रेरक का निर्माण करना है। देखो किसका निर्माण करना है, सर्वोत्तम उत्प्रेरक का। और सर्वोत्तम उत्प्रेरक कौन कौन हो सकते हैं, यहाँ पे या तो शुद्ध एंजाइम होंगे या फिर क्या होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे। बात समझ आ रही है वो क्या बोलना चाह रहा है, वो बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी का जो एक एरिया है, उसका उसमें काम ये होता है कि वहां पे हम किसी प्रोडक्ट का जब निर्माण करते हैं तो वहां पे उत्प्रेरक का यूज करते हैं, और उत्प्रेरक के रूप में या तो हम शुद्ध एंजाइम का यूज करते हैं या फिर सूक्ष्म जीव का यूज करते हैं। पॉइंट क्लियर है, ठीक है, नहीं समझ आया, ठीक है, ये होता है। तो क्या होगा उत्प्रेरक बनाने के लिए किसका, तो इसका मीन्स मेन मकसद क्या है, यहाँ पे इस क्षेत्र का मेन मकसद है उत्प्रेरक बनाना। क्या बनाना, उत्प्रेरक बनाना, चाहे वो सूक्ष्म जीव के रूप में बन जाए, चाहे वो एंजाइम के रूप में बन जाए। ठीक है ना। एंजाइम मैंने बताया था क्या होता है, मैंने बोला था एंजाइम क्या होता है, एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, जैसे मार्कर है, मार्कर क्या है, मार्कर प्लास्टिक और इंक से बना हुआ क्या है, एक पदार्थ है, ठीक है, एक चीज, एक वस्तु है। ऐसे क्या होता है उत्प्रेरक, एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन के बने हुए कार्बनिक पदार्थ होते हैं, प्रोटीन के बने हुए कार्बनिक पदार्थ होते हैं। समझ आ गया। अब इसका दूसरा क्षेत्र क्या है, देखो दूसरा इसका पॉइंट है कि उत्प्रेरक के लिए, उत्प्रेरक उत्प्रेरक के कार्य हेतु, कार्य हेतु सर्वोत्तम 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 परिस्थितियों का निर्माण करना, निर्माण करना। अब इसका मीन समझो, उसने बोला है कि आपने क्या किया था, पहले स्टेप में क्या किया था, जैव प्रौद्योगिकी का सबसे मेन जो मकसद होता है वो ये होता है कि आप कोई किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके प्रोडक्शन में आप क्या करते हैं, उत्प्रेरक का यूज करते हैं, और उत्प्रेरक के यूज में आप सूक्ष्म जीव का यूज भी कर सकते हैं और एंजाइम का यूज भी कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है कि हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं जैव प्रौद्योगिकी के अकॉर्डिंग, तो क्या करते हैं, हम उसे अभिक्रिया को कराने के लिए क्या करते हैं, उत्प्रेरक का यूज करते हैं, और उत्प्रेरक के लिए हम किसका, सूक्ष्म जीव का या एंजाइम का उपयोग करते हैं। पहला पॉइंट शायद क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट उसने बोला है उत्प्रेरक के लिए उत्प्रेरक के कार्य हेतु। कार्य हेतु का मीन्स, अगर कार्य हेतु अच्छा समझ नहीं आ रही है तो आप ये लिख सकते हैं कि उत्प्रेरक के कार्य के लिए सर्वोत्तम परिस्थिति का निर्माण करना। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम प्रोडक्शन करा रहे हैं किसी भी चीज का, क्या करा रहे हैं, प्रोडक्शन करा रहे हैं, तो सीधी सी बात है इसके चारों तरफ क्या होगा, एटमॉस्फेयर होगा, एटमॉस्फेयर होगा। अगर एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है जिसमें ये बेस्ट काम करे तो क्या ये प्रोडक्शन अच्छा होगा, नहीं होगा ना। तो सीधी सी बात है उत्प्रेरक अच्छा हो, ये जरूरी है कि उत्प्रेरक अच्छा क्या होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि उत्प्रेरक अच्छा होगा तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। लेकिन साथ में ये भी तो जरूरी है कि जहां पे उत्प्रेरक काम करता है उसका एटमॉस्फेयर भी तो अच्छा होना चाहिए है। अगर मान लिया कि इसे चाहिए 37 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए इस उत्प्रेरक को काम करने के लिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 37 का होना चाहिए, तभी तो अच्छे से काम करेगा ये। अगर तुमने कर दिया 100 का तो ये काम नहीं करेगा। तो यही बोलना चाह रहे हैं आपको कि यहाँ पे जो उत्प्रेरक है उसके लिए परिस्थिति भी सर्वोत्तम होनी चाहिए। सर्वोत्तम परिस्थिति का मीन्स जैसी इसे परिस्थिति कंडीशन चाहिए वैसी होनी चाहिए। दोनों पॉइंट समझ आ गए, पहला पॉइंट एंड दूसरा पॉइंट। अब देखो उसने थर्ड पॉइंट बोला है, ठीक है, यहां पे कर देता हूं मैं इसको। अब देखो थर्ड पॉइंट बोला है उसने
अनु प्रभा प्रक्रम प्रक्रम बोल दो, प्रक्रमण बोल दो, बात एक की है। प्रक्रमण तकनीकी तकनीकी का प्रोटीन व कार्बन कार्बन एक नहीं कार्बन एक कार्बनिक यौगिक के शुद्धिकरण में प्रयोग करना या उपयोग करना, बात एक ही बात होती है। उपयोग करना। अब तीनों पॉइंट का मतलब तो समझ रहे हो ना। यहां पे तीसरा पॉइंट है कि यहां पे क्या करेंगे, एक प्रक्रम होता है, अनुप्रवाह प्रक्रमण प्रक्रम होता है, प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है, जो भी चीज हम बनाते हैं ना, चाहे हम क्या बना रहे हैं, सीधी सी बात है, क्या बना रहे हैं हम, चाहे यहाँ पे प्रोटीन बना रहे हैं, चाहे यहाँ पे क्या बना रहे हैं, और कोई कार्बनिक यौगिक बना रहे हैं। तो आपको पता है जैव बायोटेक्नोलॉजी में क्या करोगे, बायोटेक्नोलॉजी में क्या करोगे, या तो आप प्रोटीन बनाओगे। मालूम है क्यों, क्योंकि प्रोटीन से क्या बनता है, प्रोटीन से बनता है एंजाइम, और एंजाइम का यूज करके आप प्रोडक्शन कराते हैं किसी भी चीज का। तो या तो क्या बनाओगे, आप प्रोटीन बनाओगे, क्यों, क्योंकि आपको एंजाइम बनाना है। या फिर आप क्या करेंगे, जैसे एंटीबायोटिक बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एंटीबायोटिक बनाते हैं आप। तो एंटीबायोटिक क्या है, कार्बनिक यौगिक है, क्या है, कार्बनिक यौगिक है। तो सीधी बात है, यहाँ पे दो चीजें यूज करते हैं, या तो आप प्रोटीन बनाएंगे या कोई कार्बनिक यौगिक बनाएंगे। ये तो पॉइंट समझ आ गया होगा कि क्या बनाएंगे, या तो प्रोटीन बनाएंगे या फिर कार्बनिक यौगिक बनाएंगे। अब जब हमने प्रोटीन और कार्बनिक यौगिक बनाया है तो हमें चेक भी तो करना पड़ेगा कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है, शुद्ध है या अशुद्ध है। तो सीधी सी बात है, ये हम चेक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अनुप्रवाह प्रक्रमण का। किसका, अनुप्रवाह प्रक्रमण का यूज करते हैं। और उससे क्या करते हैं हम, इनका क्या करते हैं, प्रोटीन का शुद्धिकरण करते हैं, शुद्धिकरण में इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। तो शायद पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो इस डायरेक्शन में क्या करती है बायोटेक्नोलॉजी हमारी, जैव प्रौद्योगिकी इन तीन डायरेक्शन में काम करती है। पहला कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों के रूप में या फिर एंजाइम के रूप में उत्प्रेरक का निर्माण करते हैं। दूसरा क्या है, उत्प्रेरक के लिए बेस्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराते हैं। तीसरा क्या है, जो यहाँ पे प्रोटीन या कार्बनिक यौगिक बनते हैं हमारे, तो उनका क्या करते हैं, जो हमारा अनुप्रवाह प्रक्रमण है उसमें क्या करते हैं, प्रयोग करके उसे शुद्ध करते हैं। शायद टॉपिक समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे पॉइंट समझ आ गए। पहले क्या समझा हमने, पहले हमने समझा कि बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या क्या समझने वाले, कितने चैप्टर। फिर उसके बाद हमने समझा कि बायोटेक्नोलॉजी का जो मेडिकल साइंस का जो टारगेट है, किन किन क्षेत्र में वो किन किन एरिया में काम करता है। फिर उसके बाद अब हम समझने वाले हैं, क्या हमने देखा यहाँ पे हम यूज कहां पे करने वाले हैं इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, हम बायोटेक्नोलॉजी के यूज देखने वाले, उपयोग देखने वाले हैं। तो कहां पे करने वाले हैं, एक तो हम करने वाले हैं कृषि में, किसमें करने वाले हैं, कृषि में करने वाले हैं, और एक हम चिकित्सा में करने वाले हैं, मेडिकल साइंस में करने वाले। अब वन बाय वन करके हम देखेंगे कि कैसे कैसे किस किस तरह से वहां पे यूज करने वाले। अब देखो पहला पॉइंट, कृषि में यूज समझने से पहले हम देखो कि कैसे यूज हम इसका करते हैं। पहले क्या करते हैं, अब हमने क्या किया इस टाइम पे जैव टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या चेंजेस आए। तो आपने देखा होगा हम करते हैं खेती, जो करते हैं कृषि जो करते हैं, वो पहले कृषि देखो क्या है, कृषि कितने टाइप से की जाती है, आज भी की जाती है, सीधी सी बात है। तो हमारी कृषि की जाती है एक तो रासायनिक कृषि। कौन सी कृषि होती है, रासायनिक, रासायनिक कृषि होती है। आपको पता है जिसमें क्या करते हैं हम, रासायनिक कृषि जिसमें रसायनों का यूज करते हैं। रसायन में होते हैं हमारे, जैसे कीड़ों को मारना है खेत में तो क्या होगा, कीटनाशी का यूज कर लोगे आप, है, और कीटनाशी है, पीड़कनाशी है, पीड़कनाशी इनका यूज करते हो ना। और जैसे उर्वरक का भी यूज करते हैं इनके साथ में, उर्वरक जैसे यूरिया है, क्या है, यूरिया है, ठीक है। जैसे मान लो डीएपी का यूज कर रहे हो आप, डीएपी का, इनका सबका यूज करते हो, दैट इज। तो ये क्या होती है, रासायनिक, हमारी कैसी खेती होती है, रासायनिक खेती होती है। अब दूसरा हम अगर देखें तो हम एक प्रकार की खेती और करते हैं, एक टाइप की, उसे कहते हैं जैविक खेती। क्या कहते हैं, जैविक खेती है, जैविक, जैविक कृषि। अब देखो जैविक कृषि ये आपको मैंने पढ़ाया था, ये तो पढ़ाया ना आपने, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव में आपने साफ साफ पढ़ा है कि जैविक
कृषि जो होती है, कृषि सूक्ष्म जीवों का कृषि में उपयोग पढ़ा है ना आपने, तो वहां पे क्या बोल रहे थे, जैविक कृषि बोल रहे थे इसको। तो जैविक कृषि क्या होती है, ऐसी कृषि, ऐसी खेती जहां पे किसका यूज किया जाता है खेती करने के लिए, यहाँ पे देखो किसका यूज किया जाता है, रासायनिक, रासायनिक खेती में किसका, शाकनाशी, कीटनाशी का, और किसका, यूरिया, डीएपी, मतलब रसायनों का यूज किया जाता है कुल मिला के। यहाँ पे कृषि करने के लिए किसका यूज किया जाता है, जीवों का। देखो पता चल रहा है ना, जैविक मीन्स जीव और कृषि मीन्स कृषि। यहाँ पे कृषि जो की जा रही है वो किससे की जा रही है, जीवों से की जा रही है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या करते हैं हम, जीवों का उपयोग करते हैं, किसका, सूक्ष्म जीव का। कौन से जीवों का यूज करते हैं हम, सूक्ष्म जीव का। सूक्ष्म जीव कौन कौन से आपको बताए, जीवाणु होते हैं हमारे, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं। और क्या होते हैं, कवक होते हैं हमारे, कवक होते हैं। और क्या होते हैं, और शैवाल होते हैं, शैवाल होते हैं, और साइनोबैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया। मैं इसलिए करा रही हूं, शायद आपका पिछले चैप्टर से कुछ कोरिलेशन बन जाए इसका और अच्छे से समझ में आ जाए। तो पिछला भी रिवाइज हो गया होगा, कुछ कुछ पिछला भी रिवाइज होगा इससे, ठीक है, और इसका कोरिलेशन बन जाएगा पिछले चैप्टर से। तो ये हो गया, तो दोनों कृषि समझ आ गई। जैविक कृषि कौन सी होती है, जिसमें जीवों का यूज करके हम कृषि करते हैं। रासायनिक कृषि कौन सी होती है, जिसमें रसायनों का यूज करके कृषि करते हैं। इनसे अलग अब एक हम क्या कर रहे हैं, मॉडल टाइप से कृषि कर रहे हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम, उसे करते कैसे, पहले ये समझो कि उसे करते कैसे। उसमें क्या होता है कि जैसे हमारा कोई भी क्या है, एक बात बताइए, पौधे भी क्या है, जीव ही है ना। तो क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी है कि इनमें आनुवंशिक रूपांतरित कर देते हैं चीज को मीन्स जीव को। नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, सीधी सी बात है, बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, जीवों को आनुवंशिक रूप से रूपांतरित कर देते हैं। आनुवंशिक रूप से मीन्स उसके डीएनए में कुछ चेंज कर देते हैं। पहले चैप्टर में यही पढ़ा था आपने, क्या कर रहे थे हम, डीएनए में चेंज कर रहे थे, या तो कोई जीन उसमें डाल रहे थे कि आपकी उसमें जीन निकाल लेते। चेंज करने का मतलब मैंने बताया था आपको, क्योंकि बहुत से चेंज करने का मतलब बच्चे यही सोचते हैं कि किसी चीज को बढ़ा देना चेंज करना है, क्या घटा देना चेंज करना नहीं है, घटा देना भी तो चेंज करना है। चेंज का मीन्स होता है पहले से अलग हो जाना चेंज है। मान लिया किसी बच्चे का वेट कितना है, 50 kg है, अब उसका वेट कितना हो गया, 45 हो गया, तो क्या वो पहले से चेंज नहीं हुआ, पहले 50 था अब उसका 60 kg हो गया, तो क्या वो चेंज नहीं हुआ। चेंज का मीन्स होता है पहले से अलग हो जाना, उसे चेंज बोलते, ठीक है ना। ये नहीं कि बढ़ जाएगा तो चेंज होगा, घट भी सकता है। तो यहां पे क्या था, इसमें बायोटेक्नोलॉजी में हम जीवों में क्या कर रहे थे, उसमें उसका जो आनुवंशिक पदार्थ था उसमें चेंज कर रहे थे। क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, या तो डीएनए को उसमें डाल रहे थे, डीएनए को क्या कर रहे थे उसमें डाल रहे थे, और डीएनए को कैसे डालते हैं, जीन के अकॉर्डिंग डालते हैं, जीन के रूप में डालते हैं, या फिर किसी जीन को हम उससे निकाल लेते हैं, तो डीएनए क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। इसका मीन्स क्या होता है कि हम जीवों के डीएनए में हेरफेर करते, डीएनए में चेंज कर देते। बात समझ आ रही है, क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं जीवों के डीएनए में। नहीं समझ आया, हम क्या करते हैं, हम जीवों के डीएनए में चेंज कर देते हैं। अब देखो हमारे पास जीव है, ये मैं पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, इसी बात है। हमारे पास कोई जीव है, हमारे पास जीव है, ठीक है, इसका डीएनए भी होगा, सी बात है, इसका ये इसका डीएनए है। तो हम क्या कर देंगे, इसमें चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। कैसे कर देंगे, हम पिछले चैप्टर में सब सीख चुके हैं। तो इसके डीएनए में हम चेंज कर देंगे, तो ये क्या होगा, इस जीव को, पहले तो ये जीव बोले थे, लेकिन अब जो बोलोगे इसे बोलोगे अनुवांशिक रूपांतरित जीव। क्या बोलोगे इसको, अनुवांशिक रूपांतरित जीव। अब देखो मैंने एक चीज आपको सिखाई है कि हम क्या करते हैं, हम रटते नहीं किसी के वर्ड को, हम वर्ड से मीन्स निकाल लेते हैं, हमें पता चल जाता है इसका मीन्स क्या है। देखो अनुवंशिक का मीन्स मैंने बताया, डीएनए की बात चलती है, अनुवंशिक मीन्स होता है डीएनए, रूपांतरित मीन्स होता है चेंज होना, और जीव का मीन्स जीव। इसका मीन्स क्या निकला, पूरी बात को अगर देखो, इसका मीन्स डीएनए हो गया, डीएनए चेंज जीव, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि डीएनए में चेंज कर दिया जीव के, ठीक है ना। अगर किसी जीव के आप डीएनए में चेंज कर रहे हैं तो उसे क्या बोलोगे आप, उसे बोलोगे अनुवंशिक रूपांतरित जीव। इसका मीन्स ये वो जीव है जिसके डीएनए में हमने चेंज किया है। बात समझ आ रही है ना। तो हम क्या करते हैं, जीव के डीएनए में चेंज कर देते हैं और हम क्या बना लेते हैं, अनुवंशिक रूपांतरित जीव बना लेते हैं, और उन जीवों को क्या करते हैं, हम कृषि में यूज करते हैं। बात समझ आ रही है, यहां पे कैसे कृषि करते हैं हम, हमारे पास जो प्लांट्स हैं जिनका हम क्या, जिससे हम खेती करने वाले, उनमें हम अनुवंशिक चेंज कर देते हैं,
क्या कर देते हैं, उनके डीएनए में हम चेंज कर देते हैं, और डीएनए में चेंज करने के बाद हम उनसे तब खेती कराते हैं तो बहुत बेहतर होती है। अब ये भी तो है कि चेंज करते क्या है, चेंज करते क्या है। मान लो हमारे पास एक प्लांट है, क्या है हमारे पास, प्लांट है, और हम चेंज कर क्यों रहे भाई, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। जब हम कोई भी कृषि कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, हमारा टारगेट है कि इसका जो प्रोडक्शन है, उत्पाद है, वो क्या होना चाहिए, उत्पादन ज्यादा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, और बेटर होना चाहिए। अधिक तो होना चाहिए, बेटर का मीन्स होता है इसमें जो हमें क्वांटिटी मिलनी चाहिए वो भी तो बेटर मिलनी चाहिए। अगर हमें विटामिन मिले तो बेटर विटामिन मिलने चाहिए, अगर हमें प्रोटीन मिला तो बेटर प्रोटीन मिलना चाहिए। तो क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी हमें चाहिए। बात समझ आ रही है कि अगर हम कोई कृषि कर रहे हैं तो उससे जो प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, तो उसमें क्या होना चाहिए, हमें क्वांटिटी तो बेस्ट चाहिए, ज्यादा चाहिए, लेकिन साथ में उसके क्वालिटी भी बेस्ट चाहिए। बात क्लियर है। तो हम ऐसा क्या करेंगे, इसके डीएनए में ऐसा चेंज करेंगे, क्या करेंगे, डीएनए में हम ऐसा चेंज करेंगे कि क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन भी बेटर होना चाहिए, और इसकी जो प्रोडक्शन किया है हमने उस चीज का, उसका क्या होना चाहिए, क्वालिटी भी बेटर होनी चाहिए। बात क्लियर है। अब ये चीज बेटर कब होगी, जब इसको क्या मिलेगा, एक बेटर एटमॉस्फेयर मिलेगा, बेटर चीजें मिलेंगी, ठीक है ना। अगर ये बेटर रहेगा, खुद सोचो, अगर ये पौधा प्लांट्स बेटर रहेगा तभी तो प्रोडक्शन बेटर हो पाएगा ना। अब देखो, हमारा टारगेट यही होता है कि डीएनए में हम इसीलिए चेंज करते हैं ताकि इसे वो सब कुछ मिल सके जिसकी इसे नीड होती है, जरूरत होती है, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्या आपको बताइए, जमीन में तो होते हैं, जमीन में देखे होंगे सबने, है प्लांट्स तो जमीन में देखे होंगे, आसमान में भी देखे, जमीन में देखे होंगे, सीधी सी बात है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, ये पानी क्यों लेते हैं, क्या लेते हैं, पानी लेते हैं, और खनिज लवण लेते हैं, क्या लेते हैं, खनिज, ये तो आपको पता है ना। तो हम इसके डीएनए में ऐसा चेंज करेंगे कि ये ज्यादा से ज्यादा खनिज लवण लें, क्या करें, ज्यादा से ज्यादा खनिज लवण लें। आपको पता है खनिज लवण ज्यादा लेगा ये पौधा तो क्या होगा, प्लांट्स क्या होगा, सीधी सी बात है, खनिज लवण ज्यादा लेगा तो सीधी सी बात है प्रोडक्शन भी तो अच्छा होगा ना, क्योंकि प्लांट्स बेटर होगा। है दूसरा ये है, एक प्रॉब्लम ये भी आती है हमें कि इस पे कीट अगर लग गए, सोचो क्या हो गया, इस पे कीट अगर लग गए तो क्या होगा, प्लांट्स बेकार हो जाएगा, खा जाएंगे वो उसे। तो हमें क्या करना है, हमें डीएनए में ऐसा भी चेंज करना है कि इस पे कीट भी ना लग सके, कीट भी नहीं लगने चाहिए। तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा क्या है, तीसरा बाई चांस मान लिया कि इस साल वर्षा कम होगी, बारिश कम होगी, तो क्या होती है, पानी कम मिलता है, एटमॉस्फेयर गर्म होने की वजह से क्या हो सकता है कि प्रोडक्शन कम हो सकता है। तो हम ऐसा भी चेंज करें इसके डीएनए में कि अगर हार्ड एटमॉस्फेयर हो गया, मान लिया किसी साल वर्षा ज्यादा हो गई या किसी साल बारिश कम हो गई, तो क्या होना चाहिए, उसे भी इसे सहन करने की कैपेसिटी इसके अंदर होनी चाहिए। तो इतनी सारी क्वालिटियों में क्या करने के लिए, हम चेंज करने के लिए, ताकि ये सब इन पॉइंट पे बेटर काम करे, हम क्या करते हैं, डीएनए में चेंज करते हैं। शायद आपको समझ आ गया होगा कि जब हमने इतने सारे इसमें चेंज कर दिए, जो बैड इसके सामने कंडीशन आने वाली थी, हमने उसी को इसमें चेंज कर दिया कि ये अब उनसे क्या नहीं करेगा, उनसे कोई भी इफेक्ट इस पे नहीं पड़ने वाला। चाहे कितना भी तेज टेम्परेचर है, चाहे कितनी भी बारिश हो रही है, चाहे कितनी भी कम बारिश हो रही है, चाहे कितने भी कीड़े हैं, इससे कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें हमने ऐसा डीएनए दिया है जिसका एटमॉस्फेयर की जो बैड चीजें हैं इस पर कोई भी असर नहीं होने वाला है। पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो कैसे खेती कर रहे हैं हम, तीसरी खेती जो कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं अनुवंशिक रूपांतरित जीवों से, अनुवंशिक रूपांतरित जीवों से, जिसे बोलते हैं हम, तो तीसरा करते हैं हम अनुवंशिक रूपांतरित फसलों से। तो क्या होता है, अनुवंशिक रूपांतरित फसलों से नहीं, अनुवंशिक रूपांतरित जीवों से फसलें करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम करेंगे अनुवंशिक 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 रूपांतरित फसलें करेंगे, रूपांतरित फसलें, ठीक है ना, फसलें। तो यहां पे क्या है, इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है, तीनों कृषि सब समझ आ गई, ये समझ आ गई। मैंने यहाँ पे पता है इसलिए डेप्थ में क्यों कराया इसे, क्या क्या चाहिए, क्योंकि वो पूछता है कि अनुवंशिक रूपांतरित फसलें जो होती है उसके उपयोग बताइए, फायदे क्या होते हैं उससे। तो मैंने सब फायदे यहाँ पे बता दिए आपको, इसीलिए बताएं कि ताकि वहां पे जब बेनिफिट लिखें आप, तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना के उसे समझा दिया। तो कितने तरह से कर सकते हैं हम खेती को, रासायनिक कृषि कर सकते हैं, सीधी बात है, जैविक कृषि कर सकते हैं, और एक कर सकते हैं अनुवंशिक रूपांतरित फसलें, उससे कर सकते हैं, ये सबसे बेटर होती है, राइट। तो इस चैप्टर में हम ये सीखने वाले, इसको नोट करो। यहां तक सब पॉइंट समझ आ गए ना। अब क्या है, जो यहाँ पे बेसिक समझा है हमने, और जो हमने प्रीवियस चैप्टर में समझा था,
अब उनके दोनों को कंबाइंड करके ना अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, समझ तो आगे, क्योंकि इतना बेसिक हमारे लिए जरूरी था। अब करते हैं हम पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग। ठीक है, अब उसने पूछा है, देखो क्वेश्चन पूछता है कभी कभी जीएमओ फसलें क्या होती है, इसे क्या बोलते हैं, जीएमओ, जीएमओ। ठीक है, जीएमओ फसलें होती है। अब देखो क्या होगा, यहां पे देखो इसने पूछता है वो क्या, अनुवंशिक फसलों के लाभ, अनुवंशिक फसलों के लाभ, या वो ये बोल सकता है जीएमओ फसलों के लाभ बताइए। अब क्या होगा, आपको पता है कि यहाँ पे जो फसलें हैं ये, तो फसलों में क्या होंगे, पौधे तो होंगे ना, तो यहाँ पे जो पौधे होंगे वो अनुवंशिक रूप से रूपांतरित होंगे। क्या होंगे, अनुवंशिक रूप से रूपांतरित होंगे, मींस उनका डीएनए हम चेंज कर देंगे। और मैंने अभी तो बताया था ना टॉपिक, क्या हम इसका पौधे का डीएनए चेंज कर देंगे तो ये सूखे का असर नहीं होगा, और ये खनिज रबड़ अच्छे से लेगा, उत्पादन भी बढ़ाएगा। वो जो मैंने बताया था ना बेसिक, वो यहाँ पे यूज करने वाला है, इसलिए उसका बेसिक इसीलिए बताया मैंने, ताकि यहाँ पे इसका यूज कर सके। ठीक है ना, समझ आ गया। जीएमओ, जीएमओ नहीं बोलते, अनुवंशिक रूपांतरित फसलें हिंदी में बोलते हैं ना, अनुवंशिक रूपांतरित फसलें, और उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। तो समझ आ गया इसका मीन्स। तो क्या होता है, चाहे इसको जेनेटिक भी बोल सकते हैं, जेनेटिकली भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात एक ही है। तो क्या होगा, इन फसलों के यूज क्या होंगे, सीधी सी बात है, पौधा तो होगा ना, भाई हम फसलें बना रहे हैं, तो हमारी फसल का मीन्स क्या होता है, हमने कोई फसल बोई है तो इसमें बहुत सारे पौधे होंगे, हैं, बहुत सारे, एक पौधे से थोड़ी होती है फसल, बहुत सारे पौधे होंगे। लेकिन यहाँ पे जो सब पौधे होंगे वो क्या होंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन का मीन्स होता है अनुवंशिक रूपांतरित पौधा होगा। यहाँ पे हर एक पौधा क्या होगा, अनुवंशिक रूप से रूपांतरित होगा, तो ये पूरी फसल को क्या माना जाएगा, अनुवंशिक रूपांतरित फसल। समझ में आई ना, अनुवंशिक फसलें हैं, जब पौधा ही क्या है, हर एक पौधा अनुवंशिक रूपांतरित है, तो फसल भी क्या होगी, अनुवंशिक रूपांतरित होगी। ठीक है, अब मैंने बता दिया था कि जितने भी यहाँ पे क्या होते हैं, हार्ड कंडीशन होते हैं, इनके डीएनए में, ये पौधे क्या है, इनके डीएनए में, इसमें डीएनए में हम ऐसे चेंजेस कर देते हैं कि जिससे जो भी हमें बेनिफिट मिल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा इतने मिले। जैसे सबसे पहले कि हमें क्या चाहिए, उत्पादन ज्यादा चाहिए, तो हम इसके डीएनए में ऐसा चेंज करेंगे जिससे पौधा क्या करे, उत्पादन की दर बढ़ जाए। अगर 10 कुंटल बीघा होता है तो 50 कुंटल बीघा हो, इतना ही। हाँ, बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। जेनेटिकल मॉडिफाइड फसल में किसी भी फसल की कंपेयर नहीं की जा सकती, क्योंकि ये बहुत हायर हो जाती है, बहुत हायर लेवल पे, इसीलिए तो सब में नहीं होती है, इसीलिए सब में नहीं होती, क्योंकि इतनी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी अभी सब में नहीं है। ये क्या है, विकासशील देशों में नहीं, विकसित देशों में। समझ में आ गया। तो पहला क्या होगा, सबसे पहले तो सीधी सी बात है, हमें सबसे पहला हमारा टारगेट यही होता है कि उत्पादन ज्यादा हो। वैसे भी आपको पता है जनसंख्या ज्यादा ही है, तो उसे खाने के लिए ज्यादा चाहिए खाद्य पदार्थ। तो क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट होता है कि हम डीएनए में ऐसा चेंज करेंगे जिससे उस उत्पादन की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हम क्या लिखेंगे, अनुवंशिक रूपांतरित फसलों में क्या बढ़ जाती है, उत्पादन की दर बढ़ जाती है, उत्पादन की दर बढ़ जाती है। पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा क्या टारगेट होना चाहिए हमारा, दूसरा टारगेट हमारा यह होना चाहिए कि जैसे कभी मान लिया कि ज्यादा ठंड पड़ गई है, कभी वर्षा कम पड़ गई, ताप ज्यादा हो गया, तो ऐसी कंडीशन को भी तो हम देखेंगे ना, कि अगर ऐसा हो जाता है तो सीधी बात है, पौधा क्या होगा, खराब हो जाएगा, उत्पादन नहीं मिलेगा हमें। तो क्या करेंगे, इसका भी हम ध्यान रखेंगे कि क्या करना चाहिए, कि यहाँ पे इस पे जो प्रतिकूल परिस्थितियां, प्रतिकूल का मीन्स समझ रहे हो, एक तो होती है अनुकूल, अनुकूल का मीन्स होता है जैसी कंडीशन हमें चाहिए वैसी मिल रही है तो वो अनुकूल है। ठीक है, अनुकूल। प्रतिकूल का मीन्स होता है, कूल का मीन्स होता है एकदम साइलेंट रहना और एकदम मस्त रहना, वो होता है कूल। तो क्या होगा, अनुकूल मतलब हमारे जैसा, ठीक है, वातावरण एटमोस्फेयर हमें मिल रहा है। प्रतिकूल का मीन्स क्या, प्रति का मीन्स होता है उल्टा, ये तो मैंने बहुत बार बताया ना, प्रति का यूज करके, प्रति का मीन्स होता है उल्टा। तो क्या है कि हमें उल्टा वातावरण मिल रहा है, जैसे हमें चाहिए उसका उल्टा मिल रहा है। उल्टा मिल रहा है मतलब अलग भी बोल सकते हैं, उल्टा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमें कैसा मिले,
प्रतिकूल वातावरण मिले, प्रतिकूल वातावरण का मतलब जैसे हमें चाहिए वैसे ना मिले, है तब भी क्या रहना चाहिए, पौधों पर कोई असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि असर हुआ तो हमारी फसल खराब। तो क्या होगा, आनुवंशिक आनुवंशिक रूपांतरित रूपांतरित फसलों में प्रतिकूल परिस्थितियों को क्या सहन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए ना, कि इस पे कोई असर ही नहीं पड़े, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो। तो क्या होगा, आनुवंशिक रूपांतरित फसलों में प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता होती है, करने की क्षमता होती है। पॉइंट समझ में आ रहे? बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है, मैं इसको इधर करा देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये तो समझ के ही तो लिख रहे हैं हम, सीधी सी बात है, हर पॉइंट को हम समझ रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं ऐसा। अब तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, तीसरा पॉइंट ये भी तो होना चाहिए कि हम ऐसा करें कि हमारी लागत भी कम हो और पैदावार भी ज्यादा मिले हमें, ठीक है। तो क्या होगा, हम इसके डीएनए में ऐसा चेंजेस कर देंगे कि ये रसायनों की जरूरत ही नहीं पड़े, इसमें पैसा कहां खर्च होता है इसमें, जब रसायन दवाइयां डालते हैं बार बार, हम कभी एस्प्रो करते हैं कभी कुछ करते हैं, तभी तो पैसे खर्च होते हैं ना, तो लागत ज्यादा आ जाती है। अब हम क्या सोचेंगे, हम तो सोचेंगे कि इसके डीएनए में तो चेंज कर रहे हैं, हम ऐसा भी चेंज करेंगे लागत कम लगे, तो क्या हो जाएंगी, ये जो कीटकनाशी होते हैं, पीड़कनाशी होते हैं, रसायनों पर कम निर्भर हो जाती है, फिर इन्हें रसायनों की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे कि आनुवंशिक रूपांतरित फसलें लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, फसलें रसायनों पर, किस पे, रसायनों पर निर्भरता क्या हो जाती है, रसायनों पर निर्भरता कम हो जाती है, कम हो जाती है। बात समझ आ रही है, ठीक है ना, कम हो जाती है, क्या दिक्कत है, ये यहां पे कर देता हूं, कम हो जाती है, अब तो करेक्ट है। तो क्या होता है, निर्भरता कम हो जाती है, निर्भरता कम का मीन्स जहां हमें 4 बार खाद डालना पड़ रहा है, वहां पे फिर एक बार डालना पड़ रहा है, तो सीधी बात 3 बार के पैसे बच ही गए ना हमारे, तो निर्भरता कम हो जाती है। और क्या करना चाहिए, और सोचो क्या करना चाहिए, और कोई माइंड में आ रहा है, माइंड से सोचो, ये तो फसलें हैं, सीधी सी बात है, फसलों के बारे में तो जानते हैं सब। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब कटाई होती है तो कटाई के टाइम देखा है कि जैसे गेहूं काट रहे हैं तो क्या होगा, बालें ज्यादा झड़ जाएंगी, टूट जाएंगी, तो क्या होगा, नुकसान ही होगा, नुकसान होगा ना। तो कटाई के टाइम क्या होना चाहिए, नुकसान भी नहीं होना चाहिए, वो भी तो पॉइंट रखना। ऐसा ऐसा नहीं कि पूरे साल तो हमने फसलें पाली अच्छे से और अच्छी हो गई वो, और कटाई कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, आधे उसकी जो फसलें हैं वो सब झड़ गई, तो क्या होगा, लॉस ही होगा, तो पूरे साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। तो ऐसा भी होना चाहिए कि कटाई के टाइम क्या होना चाहिए, होने वाला नुकसान कम हो जाता है। तो क्या लिखेंगे हम, फसलों की कटाई के समय, फसलों की कटाई के समय, किसके समय, कटाई के समय होने वाला नुकसान जो होता है, होने वाला नुकसान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। बात के लिए समझ आ गई ना। अरे इन पॉइंटों को तो तुम ध्यान से सोच के भी लिख दोगे तो भी समझ में आ रही है कि हाँ क्यों कर रहे हैं, ये तो हम करेंगे। अब देखो क्या होगा, कितने पॉइंट हो गए हमारे, 4 पॉइंट हो गए ना, 5। अब यहाँ पे जो है इसकी पोषकता भी बढ़ जानी चाहिए, पोषक गुणवत्ता। अरे हम ये सोचेंगे चलो हमें क्या है, पैदावार तो ज्यादा मिल रही है, लेकिन हम ये भी तो सोचेंगे ना साथ में, जो पैदा मिल रही है उसकी क्वालिटी भी तो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि 10 क्विंटल बीघा पैदा हो रही है और क्वालिटी है नहीं उसमें, ना ही प्रोटीन है, ना ही उसमें कुछ भी है, ना ही कोई मिनरल मिल रहे। तो हमें ये भी तो सोचना पड़ेगा ना कि क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी बेस्ट होनी चाहिए। तो क्या होगा, उत्पादक पोषकता भी बढ़ जाती है, पोषण जो गुणवत्ता होती है इसकी वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। जैसे गोल्डन राइस होता है, जैसे इसका एग्जांपल दे रखा है आपकी बुक में, गोल्डन राइस।
गोल्डन राइस में क्या होता है, विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाती है, और आपको पता है विटामिन ए कितना बेनिफिशियल होता है। तो विटामिन ए की मात्रा बढ़ गई तो देखो क्या होगा, क्वालिटी भी बेस्ट हो गई और क्वांटिटी भी बेस्ट हो गई। तो यहां पे क्या होगा, आनुवंशिक रूपांतरित फसलों में क्या होता है, आनुवंशिक आनुवंशिक रूपांतरित रूपांतरित फसलों, आनुवंशिक रूपांतरित फसलों की क्या बढ़ जाती है, पोषक गुणवत्ता, पोषक गुणवत्ता, पोषक गुणवत्ता, गुणवत्ता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। पोषक गुणवत्ता का मीन समझ रहे हो, पोषण गुणवत्ता का मीन जो पोषण हमें मिल रहा था है उससे ज्यादा बेटर मिलेगा। अब जैसे मान लो ये गोल्डन राइस का एग्जांपल दे रखा है ना, उसने ये दे रखा है कि पहले इसमें विटामिन ए क्या था, कम था, अब क्या हुआ विटामिन ए बढ़ गया, तो देखो इसकी गुणवत्ता बढ़ गई ना। पहले इतने को ही खाने से हमें विटामिन ए की मात्रा कम मिलती, अब खाना इतना ही बढ़ेगा लेकिन विटामिन ए ज्यादा मिलेगा, तो पोषण गुणवत्ता बढ़ गई। ठीक है, और क्या होना चाहिए, और कोई आता है माइंड में, माइंड में आता है एक चीज और भी तो है, एक ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे क्या होगा, जो जमीन से चीजें लेंगे, ये मृदा से लेंगे, मिट्टी से लेंगे, तो वो हमें तो नहीं लगानी पड़ रही है, हमने तो उन चीजों पर कंट्रोल करा है जो हमारे पास से पैसे जा रहे हैं उसमें, जो हमें खरीद के देनी पड़ रही, लेकिन क्या जमीन से खरीद के देनी पड़ रही है हमें, नहीं ना। तो हम ऐसी क्वांटिटी लेंगे कि ऊपर से नहीं लगाना चाहिए, लगाना पड़े, ऊपर से चीजें नहीं लगाना पड़े, ये जमीन से ले, मृदा से ले, मृदा से लेना। तो क्या करें, इनमें क्षमता बढ़ जानी चाहिए, अवशोषण क्षमता किसकी, तुम्हें पता खनिज लवण लेते हैं, खनिज लवण लेते हैं और जल लेते हैं, तो क्या होना चाहिए इसको, इसमें जो ऐसी कैपेसिटी आ जानी चाहिए कि ऑटोमेटिकली हमारे पे ऊपर से निर्भर ना हो, जमीन से मृदा से लेता रहे, खनिज लवण और जल की जो अवशोषण क्षमता है, अवशोषण का मीन्स तो जानते हो, अपने अंदर को किसी चीज को लेना, अवशोषण करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें डीएनए में ऐसा चेंज करेंगे कि ये ऊपर से ना लेकर जमीन से ज्यादा ले, क्या जल अवशोषित ज्यादा करे, लेने का मतलब अवशोषण करना, तो अवशोषण ज्यादा करे किसका, खनिज लवण का और जल का। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, इसको तो कॉपी कर दो, अब तो लिख लेंगे ना, आनुवंशिक रूपांतरित फसलों में क्या होता है, आनुवंशिक रूपांतरित फसलों में जल तथा खनिज लवण, खनिज लवणों को क्या अवशोषण करने की क्षमता, अब शोषण करने की क्षमता, क्या होती है, क्षमता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। देखो ये पॉइंट है, कितने इजी पॉइंट है ना, इजी, सब हमने माइंड से सोचिए लिखे कि क्या हमें चाहिए क्या नहीं चाहिए। देखो पढ़ने का यही बेस्ट तरीका होता है, समझ लो टॉपिक को, हमने लिखा कि ऐसे क्यों लिख रहे हैं, हमें पता है हाँ ऐसा ऐसा इसलिए लिख रहे हैं, देखो याद भी हो गया। ठीक है, बायोलॉजी को या कोई भी सब्जेक्ट हम तो समझेंगे क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों, जिस दिन क्यों समझ में आ गया ना उस दिन हो गया। और मुझे पता आप तो सब अच्छे से पढ़ते हो, तीसरी बात है क्योंकि मुझसे पढ़ लो, ऐसी समझ के पढ़ते हो और ऐसे पढ़ना, समझ लिया पॉइंट, याद भी हो जाएगा ऐसे। चलो इसे नोट करो। अब बेनिफिट तो देख लिए ना, बेनिफिट देख लिए, तुम्हें पता है हर एक चीज का आयुर्वेदिक को छोड़ के है क्या होता है, जो हमारी केमिकल या टेक्निक चीजें हैं कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट जरूर होता है, आपको ये तो पता है। तो क्या होगा, इसके बेनिफिट हैं लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी है, तो हम साइड इफेक्ट देखने वाले हैं इसके, बात समझ आ रही है। ये तो आपको पता है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी की चीजें हैं वो क्या है, उनके बेनिफिट के साथ साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। जैसे बाइक है, पहले कितने टाइम में पहुंचते एक जगह से दूसरी जगह, पहुंच तो जल्दी रहे लेकिन कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो हर चीज का टेक्निक चीज का कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट होता है, तो वही देखने वाले हैं। नंबर एक क्या होता है, नंबर एक ये होता है कि आप सोचो इसका डीएनए चेंज किया हमने, डीएनए जब चेंज किया तो पूरे पौधे में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जब पूरे पौधे में चेंज हो जाएगा हम नई चीज को एब्जॉर्ब करेंगे, खाएंगे, तो क्या होती है, खाने से सबसे पहली रिएक्शन होती है एलर्जी। नई चीज खाने से, नई चीज खाने से क्या होता है, जो चीज आपकी बॉडी ने कभी की नहीं खाई ली, एब्जॉर्ब नहीं की, वो नई चीज एब्जॉर्ब कराए तो सबसे पहला इफेक्ट दिखता है एलर्जी के रूप में। ठीक है ना, आपने देखा होगा सबसे पहले एलर्जी होती है, कोई नई चीज खाओ जो कभी नहीं खाई हो आपने और खाओगे तो क्या होगा, उससे सबसे पहले एलर्जी होती है। क्यों, क्योंकि एंटीबायोटिक एकदम उस पर क्या करती है, अटैक करती है, क्योंकि उससे तो लगता है कि पता नहीं कौन सा वायरस है कौन सा है,
अगर बॉडी में आपके एक नॉर्मल चीज भी गई और जो आपने कभी भी लाइफ में एब्जॉर्ब नहीं की, तो जो तुम्हारे अंदर एंटीबॉडी है, एंटीबायोटिक जो बनता है तुम्हारे अंदर, वो उस पर क्या समझ के, वो उसे तो लगेगा पता नहीं क्या चीज है, तो वो उस पर अटैक तो भी करेगा, समझ में आया? फिर उसे वो पता चल जाएगा, फिर उसके बाद वो सेफ हो जाएगा। तो इसलिए एलर्जी एलर्जी हो जाती है। तो पहला पॉइंट क्या है कि अनुवंशिक। अब मैं इन फसलों से लिख देता हूं, आपको अनुवंशिक तो पता है ना, मैं इन लिख देता हूं, मैंने पूरा अनुवंशिक लिखना पड़ता है, लंबा पड़ गया वो, तो आपको तो पता है इनका मतलब क्या है, इन फसलों से मतलब अनुवंशिक फसलों से। तो हम लिखेंगे इन फसलों से, फसलों से क्या हो जाती है, लोगों में एलर्जी हो जाती है, सी बात है। जीवों में एलर्जी हो जाती है, जीवों में क्या हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, एलर्जी एलर्जी हो जाती है, हो जाती है, पहला साइड इफेक्ट। दूसरा मैंने अभी बताया था, ये विकास जो डेवलप कंट्री है वहीं पे होती है, विकसित देशों में होती है, विकासशील में नहीं होती, क्योंकि अपने पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती, क्योंकि अपना देश भी तभी विकासशील है, विकसित थोड़ी है। तो क्या होता है, और ये महंगी भी बहुत होती है, महंगी बहुत होती है। क्यों? क्योंकि किसी का डीएनए चेंज करना है, तो सोचो तुम्हें पता है डीएनए को चेंज करना कितनी बड़ी बात है। सबसे हाई टेक्नोलॉजी बायोलॉजी की क्या है, डीएनए को चेंज करना, क्योंकि उससे बड़ी बात ही नहीं हो सकती। डीएनए अगर चेंज हो गया, इंसान चेंज हो जाएगा, और इंसान को चेंज करना सोचो कितनी बड़ी बात है। किसी की बीमारी ठीक करने में कितनी मुश्किल आ जाती है, आप तो क्या कर रहे हो, उसका डीएनए चेंज करके पूरे जीव को ही चेंज कर रहे हो। तो सीधी बात है, महंगा तो होगा, तो ये महंगा होता है। तो क्या होगा, ये फसलें क्या होती है, ये है फसलें। फसलें कैसी होती है, अत्यंत, अत्यंत का मीन्स बहुत ज्यादा, अत्यंत महंगी होती है, महंगी होती है। इसीलिए इसीलिए केवल विकासशील देशों में नहीं, विकसित देशों में। और एक ये होता है कि कटाई होती है ना, कटाई, कटाई होती है तो अवशेष बच जाते हैं, अवशेष बच जाते हैं। अवशेष का मीन समझ रहे हो, या कटाई होती है, जैसे धान काटते हैं ना, तो उसकी पराल क्या है, अवशेष है ना। अवशेष का मीन जो एक्स्ट्रा चीज है वो अवशेष है। तो यहाँ पे क्या होता है, अवशेष भी बच जाता है इसमें, कटाई करते हैं तो, जब कटाई करते हैं तो अवशेष क्या होता है, बच जाता है। और अवशेष तुम्हें पता है पीछे क्या था, पीछे चला था ना कि अगर खेत में किसी ने पराल को जलाया तो क्या होगा, है उसको पेनल्टी पड़ेगी। तो वो क्या था, क्योंकि वातावरण को प्रदूषित करते हैं, सीधी बात है, ये चीजें अवशेष कहीं ना कहीं किसे प्रदूषित करते हैं, वातावरण को। तो हम लिख सकते हैं क्या होता है, कटाई के समय इन फसलों से, इन फसलों से, फसलों से किसके समय, कटाई के समय, कटाई के समय क्या होता है, बहुत सा अवशेष बच जाता है, बहुत सा अवशेष क्या होता है, अवशेष क्या हो जाता है, शेष रह जाता है ना, शेष, शेष रह जाता है या बच जाता है, बच जाता है। इसके आगे आप लाइन लिख सकते हैं, जो क्या करता है, वातावरण को प्रदूषित करता है, वातावरण को प्रदूषित करेगा। समझ आ रहे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब देखो नेक्स्ट चौथा पॉइंट, नेक्स्ट चौथा पॉइंट है हमारा, ये तो हो गया एलर्जी हो गई, महंगी हो गई, और क्या होगा, कटाई, अवशेष बच गया। एक क्या होता है, एक क्या होता है, इसमें बीज जो बनाने की क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। बीज बनाने की क्षमता समझ रहे हो, अगर बीज ही नहीं बनेगा तो नेक्स्ट जो फसल बोओगे आप कैसे बोओगे, क्योंकि बीज से तो बनती है नेक्स्ट फसल। तो इसमें क्या होती है, इन फसलों में, इन फसलों में क्या, बीज पैदा करने की, पैदा करने की क्षमता क्या हो जाती है, क्षमता लिख दो, समाप्त हो जाती है, समाप्त या कम हो जाती है, कम हो जाती है। या तो ये करेंगे नहीं, क्या करेंगे, तो कम करेंगे। तो सी बात है, ये भी आपको समझ आ गए होंगे, इनको नोट कर लो। अब देखो यहां पे क्या है, हम 3 टॉपिक को कवर करने वाले। कितने टॉपिक को, 3 टॉपिक को। एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे मैं लेंथी टॉपिक करा रही हूँ, लॉन्ग लॉन्ग टॉपिक, तो मैं करा रही हूँ लॉन्ग आंसर के स्टाइल से। किस टाइप से, लॉन्ग आंसर के स्टाइल से। लेकिन अगर इसी में से आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है, आपको जो तैयार करने वो लॉन्ग क्वेश्चन करने। कौन से तैयार करने, लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन तो उसी में समझ जाएंगे, सीधी बात है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं उल्टा, पहले सबसे शॉर्ट, वेरी शॉर्ट करेंगे, फिर शॉर्ट करेंगे, फिर लॉन्ग करेंगे, मतलब अति लघु करेंगे, लघु करेंगे, फिर क्या करेंगे, दीर्घ करेंगे।
लेकिन उनसे ये पूछो भाई, अगर लॉन्ग क्वेश्चन कर लिया तो सब क्वेश्चन उसी में से तो बनते हैं, लॉन्ग में से शॉर्ट। जैसे यहाँ पे देखो लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे 3 टॉपिक पूछेगा। अब समझना कि क्वेश्चन पूछता कैसे। लॉन्ग क्वेश्चन में वो टॉपिक ज्यादा पूछता है। जैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन उसने दे दिया तो कितने टॉपिक पूछ लिए, एक तो पारजीनी जंतु पूछ लिया, इनकी उत्पादन पूछ लिया, क्यों उत्पादित किए जाते बनाए जाते हैं, मानक के लिए उपयोगिता, तो कितने टॉपिक पूछ लिए इसमें, 3। लेकिन शॉर्ट में ये होता है, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर से ही बनता है, लेकिन शॉर्ट आंसर में ये होता है कि वहां पे कोई एक टॉपिक पूछेगा। बात समझ आ रही है? तो लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना चाहिए शॉर्ट लॉन्ग, क्योंकि लॉन्ग तैयार हो गया तो शॉर्ट तैयार है। बात समझ आ रही है? तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन में कई टॉपिक को मिला के मिक्स करके पूछता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में वो क्या करता है, किसी एक टॉपिक को पूछता है। इसलिए क्या होना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन तैयार होना चाहिए, उससे क्या होगा, शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। यहां पे देखो, अब यहां पे क्या होगा, हमने पूछा है 3 टॉपिक पूछे, पहले पूछा उसने क्या, लॉन्ग पूछेगा। लॉन्ग पूछेगा तो क्या करता है, कई के टॉपिक मिक्स करके पूछेगा। तो शॉर्ट कैसे पूछेगा, देखो शॉर्ट ये पूछ सकता है ओनली पार्जिनिक या ट्रांसजेनिक जंतु किसे कहते हैं, यन पे टिप्पणी लिखिए या बताइए, या ओनली ये पूछ लिया कि ट्रांसजेनिक जंतु का उत्पादन क्यों किया जाता है, या ये पूछ लिया मानक के लिए ट्रांसजेनिक जंतुओं की उपयोगिता बताइए। तो ये अलग अलग टॉपिक क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन तीनों को मिला दिया तो एक लॉन्ग क्वेश्चन बन गया। अब देखो क्या होगा, पारजीनी जंतु। अब पहले हम आंसर करेंगे क्या, पहला टॉपिक ये पारजीनी जंतु। तो क्या करेंगे, मैं एक लिख देता हूं, आपको पता तो है, ट्रांसजेनिक भी कहते हैं, पारजीनी जंतु। पारजीनी जंतु का मीन्स इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसजेनिक, ठीक है ना, पारजीनी को इंग्लिश में ट्रांसजेनिक बोलते हैं। तो क्या होता है पारजीनी जंतु, क्या होते हैं आपको पता है। यहां पे क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, सीधी बात है, आपको पता है यहां पे आप जंतुओं के या प्लांट्स के, आप ये तो पता है जंतु किसे कहते हैं, पादप और प्राणी है ये होते हैं ना। तो हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसकी बात चल रही है, प्राणियों की बात चल रही है, प्लांट्स की नहीं चल रही। यहाँ पे फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट्स की। इससे पिछले क्वेश्चन प्लांट्स की नहीं, प्राणियों की। इससे पिछले क्वेश्चन में किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट्स की, फसलों की बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे देखो तो जंतुओं का, अब ट्रांसजेनिक जंतु क्या होते हैं, सीधी सी बात है, हमें पता है कि इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, हम डीएनए में चेंज कर रहे हैं। और डीएनए में चेंज किससे कर रहे हैं, आपने सबसे इसके सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा था कि आप एक जीन लेकर क्या कर रहे थे, एक जीन लेकर किसी जीव में डाल रहे थे, वही तो कर रहे थे चैप्टर में। तो चैप्टर की नॉलेज तो होनी चाहिए ना। तो वहां पे हमें पता है कि चैप्टर में होने क्या वाला है, हम क्या करेंगे, बाहर से कोई जीन लेंगे और किसी जीव के डीएनए में डाल देंगे, डाल देंगे ना। अब देखो अगर हमने क्या डाला, हम उसे उसमें भी डाल सकते हैं प्लांट्स में, और हम इसमें किस में डाल सकते हैं, जीव में भी, प्लांट्स में डाल सकते हैं, प्राणी में भी डाल सकते हैं, जंतु में भी डाल सकते हैं। पॉइंट शायद आपका क्लियर हो गया होगा। फसलों वाला हमने मतलब प्लांट्स वाला कर लिया, अब करने वाले जंतु वाला। अब क्या करते हैं, सीधी बात है, हम ट्रांसजेनिक जंतु किसे कहते हैं, हम क्या करते हैं, हम ऐसे जंतु होते हैं, ये ऐसे जंतु जिनके डीएनए में क्या होता है, एक अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाता है या डाल दिया जाता है, डाल दिया जाता है, उनको क्या बोलते हैं हम, पारजीनी जंतु। क्या होगा समझने की कोशिश करो, हमारे पास जीव है, ये तो कर रहे हैं इसमें, इसका डीएनए, तो हम क्या करेंगे, बाहर से एक जीन डाल देंगे, इसमें जीन डाल देंगे, डाल दिया जीन, और ये जीन इसमें क्या होगा, लक्षण भी दिखाएगा। लक्षण का भी समझ रहे हो, जैसे मान लो जीन का काम करना है टॉक्सिन निकालना, क्या काम करना है, टॉक्सिन निकालना, तो यहाँ पे भी इसमें डालने के बाद भी ये टॉक्सिन निकालेगा, अपना लक्षण भी दिखाएगा। अगर लक्षण नहीं दिखाएगा तो डालने का फायदा क्या होगा, डाल क्यों नहीं ऐसे कि जाए, जो लक्षण यहाँ पे दिखाया वो जीव में दिखाए, जिससे जीव चेंज हो जाए। तो बात क्लियर समझ में आ गई, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना। अब लिखेंगे हम, देखो इसमें तो क्या लिखेंगे, ऐसे जंतु जिनके जिनके डीएनए में, जिनके क्या, डीएनए में डीएनए में परिचालन विधि द्वारा, परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कराया
कराया जाता है, कराया जाता है, और लिखना है यहाँ पे कराया जाता है। और क्या करता है, कराया जाता है जो इस जंतु में, इस जंतु में क्या करता है, अपने लक्षण भी प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। बात समझ आ गई? ये नहीं है, चलो मैं इधर कर देता हूं, करता है। बात तो वही है जो मैंने बोली थी। क्या करते हैं हम जंतु में, ऐसे जो पार्जिनिक जंतु है उसमें क्या करते हैं हम ये तो यहाँ पे जो है ना परिचालन, ये तो डीएनए को किसी जंतु के अंदर डालने की एक विधि है। अरे डालोगे तो कोई ना कोई विधि तो होगी ना डालने की। तो क्या होगा, ये कैसे जंतु होते हैं, ये पार्जिनी जंतु ऐसे होते हैं जिनके डीएनए में हम कौन सी विधि से, परिचालन विधि से क्या डाल देते हैं, अतिरिक्त जीन डाल देते हैं। अतिरिक्त का मीन्स इसका नहीं है, एक्स्ट्रा। अतिरिक्त का मतलब समझ रहे हो, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा ही तो है, इसका थोड़ी हम बाहर से डाल लें। तो अतिरिक्त जीन क्या कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। व्यवस्थित का मतलब समझ रहे हो, फिट कर देते हैं। देखो इसके डीएनए में क्या कर दिया, जीन हमने फिट कर दिया, तो व्यवस्थित कर देते हैं, इनको क्या बोलते हैं। और साथ में क्या करता है, मैंने अभी भी बताया था, ये लक्षण भी प्रदर्शित करेगा अपने इसमें जाने के बाद। डेफिनेशन क्लियर है? डेफिनेशन तो तुम्हें पता है, यहीं पे क्लियर हो गई अपनी, हमने समझ लिया क्या करने वाले, वही लिखा है। लैंग्वेज आप और भी जी यूज कर सकते हैं। हम ये भी तो लिख सकते हैं, ऐसे जंतु जिनके डीएनए में क्या किया जाता है, एक जीन लगा दिया जाता है। बिल्कुल सिंपल में आ जाओ, क्या करता है, कहा जाता है बाह्य जीन। बाह्य जीन का मीन्स बाहर वाला जीन, कि ऐसे जंतु जिनके डीएनए में एक बाह्य जीन क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, उसे पार्जिनिक जंतु कहते हैं। सिंपल। अब देखो पहला हो गया। अब इनका उत्पादन, अब इनका उत्पादन क्यों किया जाता है, इनका उत्पादन, इनका मीन्स उत्पादन। आपको क्या लिखना है, आपको तो इनके की जगह क्या लिखना है, पारजीवी जंतु का उत्पादन। ठीक है ना, मेरा तो टाइम भी वेस्ट होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, उत्पादन क्यों कर रहे हैं, आपको पता है पूरे चैप्टर में जो भी प्रोसेस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, मानव के, किसके लिए, मानव के कल्याण के लिए कर रहे हैं, मानव के डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। तो मानव की उपयोगिता के लिए कर रहे हैं, जिसका मानव उपयोग कर सके। तो क्या होता है, इनका उत्पादन, इनका उत्पादन क्यों होता है, इनका उत्पादन मानव की उपयोगिता के लिए किया जाता है। जैसे लाइन और बढ़ानी है एक, तो क्या कर देंगे, जिससे क्या होता है, जिससे मानव का क्या होता है, यहां पे जिससे क्या होता है, मानव का कल्याण होता है। मानव का क्या होता है, कल्याण होता है। दोनों टॉपिक समझ में आ गए। बस एक टॉपिक बचा हुआ है इसका, क्या, ये। अब देखो शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछता है, शॉर्ट कैसे पूछता है, बस उसने यही पूछ लिया कि पारजीवी जंतु किसे कहते हैं, हमने ये लिख दिया। या पूछ लिया कि इनका उत्पादन क्यों किया जाता है, तो इसके इनका उत्पादन लिख दिया। ठीक है, लेकिन लॉन्ग पूछा है तो देखो सब चीज लिखनी पड़ रही है हमें। बात समझ आ रही है, जितने भी टॉपिक है सबको लिखना पड़ रहा है, नोट करो इसे। अब 2 टॉपिक कर लिए, अब करेंगे हम इसका थर्ड टॉपिक, किसका, पारजीवी जंतुओं की उपयोगिता। अब करने वाले हम पारजीवी जंतुओं की उपयोगिता, योगिता। अब देखो उपयोगिता का मीन्स इनके उपयोग कहां पर करने वाले। पहला क्या होता है, पहला उपयोग करते हैं इनका सामान्य शरीर क्रिया व विकास। ठीक है, विकास। अब देखो क्या होता है कि हम ट्रांसजीनी जंतुओं का, जैसे मान लो कि यहाँ पे आप तो ये तो चीज समझते हो, शरीर की क्रिया और विकास, ये तो समझ आता है ना। शरीर की क्रिया का मीन्स हमारे शरीर के अंदर किस किस तरह की रिएक्शंस हो रही हैं,
ठीक है, किसी प्रोसेस को हमारा शरीर किस तरह से कर रहा है, जैसे हमारे अंदर क्या है, खाने का पाचन हो रहा है, तो किस तरह से प्रोसेस चल रहा है हमारे बॉडी के अंदर, तो वो तो हो गई क्रिया। विकास का मीन्स हमारा शरीर किस तरह से ग्रोथ कर रहा है, डेवलप कैसे कर रहा है, जैसे छोटे थे हम फिर बड़े हो गए, तो कैसे डेवलप कर रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, अब पारजीनी जंतु का उपयोग क्या है। पारजीनी जंतुओं का ये उपयोग है कि जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास एक जंतु है और हमने एक जीन डाला, क्या डाला, जीन डाल दिया इसमें, ठीक है, जिसका हमें अध्ययन करना है। हमें देखना है कि ये जीन कार्य कैसे करता है, हमें क्या देखना है, ये जीन, क्योंकि इंसान में तो नहीं कर सकते प्रैक्टिकल, अब जंतु ऐसी सी बात है, इससे तो कहीं से भी हम इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं, कहीं से भी इसे फाड़ सकते हैं, कहीं से भी कोई सा पार्ट निकाल के देख सकते हैं कैसा काम हुआ, कैसा डेवलप हुआ इसमें। तो क्या होगा, हमें इस जीन के कार्य देखने हैं। इस जीन के कार्य का मीन्स ये जीन बॉडी में क्या काम करता है, किस तरह से कहाँ पे डेवलप करता है, किस तरह से जीव का विकास कर रहा है, मतलब हर चीज में, कहने का मतलब है कि हर एक क्रिया में इसका रोल क्या है, हमें ये चेक करना है, ठीक है ना। हमें पता चला कि हमें कि इसका रोल क्या है पूरी बॉडी के अंदर, तो क्या करेंगे, हम ये जीन निकालेंगे। समझ में आया, क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा है ना, सामान्य शरीर क्रिया एवं विकास, तो शरीर की क्रिया और विकास, तो हम ये देखेंगे कि इस जीन का शरीर की क्रियाओं में और शरीर के विकास में क्या रोल करता है, ये वो देखने वाले। तो हम क्या करेंगे, इस जीन को निकालेंगे और जीन को निकालने के बाद क्या करेंगे, हम एक जीव में डाल देंगे। अब इस जीव में डालने के बाद अब हम देखेंगे ये जीन क्या क्या काम करता है, किस तरह से विकास करता है, किस तरह से क्रियाएं करता है। बात समझ आ गई। तो किसी भी जीन का हमें ये देखना है कि शरीर में, बॉडी में क्या रोल करता है ये, तो हम क्या करते हैं, उसे किसी जीव में डाल देते हैं, फिर उस जीव का अध्ययन करते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि देखो पहले ये ऐसा था, अब इस जीन ने आके इसमें क्या क्या डेवलप किया है, किस किस तरह से इसकी रिएक्शंस को, क्रियाओं को शरीर की इफेक्टेड किया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि पार पार जीनी जीनी जंतु का उपयोग उपयोग शरीर की क्रिया क्रिया विकास विकास एवं जीन के कार्यों 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 के अध्ययन करने के लिए किया जाता है, बस किया जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया, मैंने समझा दिया, समझ में आ गया। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा है रोगों रोगों का अध्ययन। अब यहां पे समझो रोगों का अध्ययन का मीन्स क्या होगा। जैसे मान लो कि एक जीन है हमारे पास, क्या है हमारे पास, एक जीन है हमारे पास, और ये क्या करता है, एक रोग करता है, क्या करता है, रोग करता है ये। तो हम बॉडी में, मानव की बॉडी में तो नहीं देख सकते कैसे कैसे काम करके कैसे कैसे रोग कर रहा है उसमें, तो हम क्या करेंगे, इस जीन को लेंगे और क्या करेंगे, किसी जीव के अंदर डाल देंगे। अब जीव के अंदर डालने के बाद अब देखेंगे हम ये जीन जो है इसमें रोग उत्पन्न कैसे कर रहा है, किस प्रोसेस से कर रहा है। बात समझ में आ गई। जब हमें पता चलेगा कि ये जो जीन है ये इस बॉडी में जाके इस प्रोसेसिंग से ये रोग उत्पन्न करता है, ये वाला, तो हम क्या करेंगे, उस प्रोसेसिंग को रोकने के लिए हम एंटीबायोटिक बनाएंगे। बात समझ आ रही है। रोग का अध्ययन का कैसे करते हैं अध्ययन, हम देखते हैं जीन को इस बॉडी में, इसकी बॉडी में डाल के, जीव की, पारजीनी जंतु की डाल के देखते हैं कि ये जीन रोग उत्पन्न किस टाइप से कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जिस भी रिएक्शन से ये क्या करेगा, जीन इसमें रोग उत्पन्न करेगा, उसे रोकने के लिए हम क्या बना देंगे, एंटीबायोटिक बना देंगे, दवाइयां बना देंगे, सीधी बात है। तो क्या होगा, अब हम लिखेंगे यहां पे कि पार जीनी पारजीनी जंतुओं का प्रयोग जीनों से संबंधित यहां से लिख रहा हूं, ठीक है, मैं वहां पे जीनों से संबंधित रोगों जैसे कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे गठिया 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 और
घटिया कैंसर, कैंसर आदि है, आदि का मीन्स ये भी है, हमें तो बस बताना थोड़ा सा, आदि आदि के आदि के आदि के अध्ययन में सहायक होते हैं, सहायक होते हैं। पॉइंट एकदम क्लियर है, तीसरी बात अध्ययन कैसे कर रहे हैं आपको समझ में आ गया ना। अब यहां पे देखो तीसरा पॉइंट, जैव उत्पादन, उत्पादन में है। अब देखो क्या होगा, जैव उत्पादन का मीन्स ये तो आप सिंपल लिख ही सकते हो। अरे हम क्या करते हैं, इनसे उत्पादन करते हैं, इनसे उत्पादन नहीं करते, ट्रांसजेनिक जंतुओं से क्या होते हैं, पारजीनिक जंतुओं से। मान लो कि हमें गाय से ज्यादा दूध लेना है, और ज्यादा दूध भी लेना है और साथ में उसके दूध में प्रोटीन भी ज्यादा होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जीन डाल देंगे। जीन डालने के लिए क्या होगा, जीन डालने के बाद क्या होगा, सीधी बात है, दूध भी ज्यादा देगी वो गाय, और क्या होगा, प्रोटीन भी ज्यादा होगा। ये तो सिंपल सी बात है, जैव उत्पादन तो आप पढ़ ही रहे, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव भी आपने पढ़ा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं पारजीनी, पारजीनी जंतुओं, जंतुओं से महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। सिंपल सी बात है, उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, किए किए ये ऐसे नहीं होंगे, ऐसे किए जाते जाते हैं। क्लियर है ना, तीनों समझ आ गए। जल्दी नोट करो, दो और कर लें इसके, दो क्योंकि पांच चार पांच हो जाएंगे, ठीक रहेगा, नोट करो। अब यहाँ पे दो पॉइंट और देख लो, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट कितने कर लिए थे हमने, तीन कर लिए ना। चौथा पॉइंट देखो, एक किया जाता है टीका सुरक्षा, सुरक्षा जांच। बात समझ आ रही है। जैसे क्या होगा कि अभी चला था कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस का टीका तो बन गया, बन गया। अब हमें पता कैसे चला कि ये सही है ये गलत है, तुम्हें पता टीका तो बहुत हार्ड होता है, अगर गलत हो गया इसका इफेक्ट तो जाते मार देगा इंसान को डलती उसके अंदर। तो क्या करेंगे, पहले हम इस टीके को, जो टीका बनाया है, इसे क्या डालेंगे, इस जंतु के अंदर डालेंगे, जंतु के अंदर डाल दिया। अगर इसका इफेक्ट ठीक ठाक रहता है तो हम फिर इंसानों में डालेंगे। तो क्या होता है, इसका मतलब टीके की पहले जांच होती है, देखो लिख भी रखा है, टीका सुरक्षा जांच। टीके की सुरक्षा की जांच करते हैं कि ये टीका सुरक्षित है या नहीं है। समझ आ गया। तो क्या होगा, हम लिखेंगे कि पारजीनी, पारजीनी जंतुओं का उपयोग, जंतुओं का उपयोग, उपयोग काय में किया जाता है, उपयोग, उपयोग टीका, टीका सुरक्षा जांच के लिए किया जाता है, जांच के लिए किया जाता है, किया जाता है, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हो इसमें, जांच के लिए किया जाता है, और हम लिख देंगे कि मनुष्य के, मनुष्य, मनुष्य में टीकाकरण, टीकाकरण मतलब टीका लगाना, टीकाकरण से पहले, पहले क्या होता है, पारजीनी जंतुओं में, पारजीनी जंतुओं में पारजीनी जंतुओं में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। अब पांचवा पॉइंट देखो, रासायनिक, रासायनिक सुरक्षा, रासायनिक सुरक्षा परीक्षण में, सुरक्षा परीक्षण में। अब देखो जैसे क्या होगा कि जैसे हमने क्या किया, हमने कोई रसायन बनाया, ठीक है। अब उस रसायन का टीका भी, जैसे टीका बना रहे, ऐसे हम एंटीबायोटिक दवाएं बना रहे, रसायन बना रहे, तो हम क्या करेंगे,
हम उसे चेक करके देखेंगे कोई भी दवाई क्या है, वो रसायन ही तो है, केमिकल ही तो है। तो बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली टैबलेट दे देंगे इंसानों को या मनुष्य को। पहले क्या करेंगे, उस रसायन को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, ये ठीक से काम करता है या नहीं करता है। कहाँ पे काम करेंगे, सीधी सी बात है, जो भी कुछ है यही है। देखो कितना लाभ बेनिफिट दिखा रहे हैं हमें, सब कुछ तो इसमें करके देख रहे हैं, वरना क्या होता, बहुत गड़बड़ हो जाती। यहाँ पे समझ आ रहा है, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे क्या, पारजीवी जंतु का उपयोग क्या किया जाता है, रसायन सुरक्षा जांच पे किया जाता है। तो हम क्या लिख देंगे, पार जीनी जंतुओं जंतुओं का उपयोग, उपयोग क्या में किया जाता है, उपयोग रासायनिक पदार्थों के परीक्षण में किया जाता है, परीक्षण में किया जाता है, सिंपल है। ठीक है, अभी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं हम, क्या कि यहाँ पे देखो क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आप इससे कर सकते हैं, मैंने बता दिया आपको कैसे। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है, बस ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, एक्सप्लेन ज्यादा हो जाती है, टॉपिक ज्यादा हो जाते हैं, बात कुछ नहीं होती। तुम्हें पता लॉन्ग क्वेश्चन में 2 टॉपिक तो उसे जोड़ ले, और शॉर्ट क्वेश्चन में एक एक टॉपिक देता है आपको लॉन्ग पता है। अब एक बात बताइए, उन्होंने बोला पुनर्योगो डीएनए तकनीकी, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, यहाँ पे ये बोलेगा, 2 बोलेगा वो कि पुनर्योगो डीएनए तकनीकी किसे कहते हैं तथा जीन चिकित्सा में इसके उपयोग बताइए। ऐसे बना दिया उसे क्वेश्चन, बात तो समझ आ रही है। मैंने पहले बताया था कि जो हेडिंग यहाँ पे लिखते हैं सीसी बात है, वो उस क्वेश्चन में डली हुई मिलेगी, और बस क्या चेंज होता है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड तो लग जाएगा। यहाँ पे देखो पुनर्योगो डीएनए तकनीकी किसे कहते हैं, बस किसे कहते हैं तो लग गया, क्वेश्चन बन गया। फिर उसके बाद जीन चिकित्सा में इसके उपयोग बताइए। ठीक है, पूछने वाली बात, पूछने वाला जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो लग जाता है, बाकी हेडिंग यही तो रहती है। तो 2 टॉपिक पूछिए उसने, क्या, पुनर्योगो डीएनए तकनीकी और चिकित्सा में इसके उपयोग बताने। अब आपको बता पुनर्योगो डीएनए तकनीकी, ये तो आप इसके जैव प्रौद्योगिकी के लेसन नंबर 1 में पढ़ चुके हैं ना, क्या होती है पुनर्योगो डीएनए तकनीकी, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी बताइए क्या होती है, इसमें क्या करते हैं हम क्या करते हैं, तुम्हें पता नहीं है। किसी विजातीय डीएनए को क्या करते हैं, किसी विजातीय डीएनए को संवाहक के साथ जोड़ना, और फिर जोड़कर उसे क्या करना, किसी परपोषी जीव में डालना। ये तो डीएनए पुनर्योगो तकनीकी है अपनी। जैसे यही करते हैं पुनर्योगो तकनीकी में, सिंपल सी बात है। तो हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, नहीं तो पूरा समझ रखा हमने। चाहे आप यहीं पे छोड़ देना कि क्या, हम ये भी लिख सकते हैं कि किसी विजातीय डीएनए को संवाहक के साथ जोड़ना क्या कहलाता है, पुनर्योगो डीएनए तकनीकी कहलाता है। आप इतना भी लिख देंगे तो भी करेक्ट है, आप ऐसा लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। क्या करना कि किसी विजातीय डीएनए खंड को संवाहक के साथ जोड़ना है, या जोड़कर किसी परपोषी जीव में स्थानांतरित करना क्या कहलाता है, पुनर्योगो डीएनए तकनीकी कहलाता है। तो लिखे हम, तो हम लिखेंगे किसी विजातीय डीएनए खंड को क्या, संवाहक के साथ क्या करके, जोड़कर क्या करना, किसी परपोषी जीव में क्या कर देते हैं, स्थानांतरण का मतलब जानते हो, भेज देते हैं ना। किसी परपोषी जीव में स्थानांतरित करना क्या कहलाता है, स्थानांतरित करना। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी कहलाता है,
तकनीकी कहलाता है, कहलाता है। बात क्लियर है? आप लाइन तो और भी लिख सकते हैं ना आगे कि तकनीकी कहलाता है। जैसे लाइन दो चार और बढ़ा दूं आपके लिए, अच्छा रहेगा, आपको पता रहेगा कैसे लाइंस को इंक्रीज करते हैं। वैसे बार बार मैं सिखा रही हूँ हर क्वेश्चन में, हर वीडियो में, लाइंस को कैसे इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। तकनीकी कहलाता है। तो हम क्या लिखेंगे? इस तकनीकी से मैंने क्या बताया था आपको, याद करो, मैंने बताया था कि जैसे पुनर्योगल डीएनए का क्वेश्चन आ गया, तो पुनर्योगल डीएनए के बारे में जितना भी आपको पता है एक्सप्लेन कर दो, लेकिन ये याद रखना क्वेश्चन शॉर्ट है या लॉन्ग है। पता चला कि एक नंबर का क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया तुमने, लॉन्ग वाला क्वेश्चन, ये नहीं नंबर वहां पे देख के, या हमारा वेरी शॉर्ट है या शॉर्ट है या लॉन्ग है। अगर क्या होगा, अगर लॉन्ग होगा तो फिर सोच लेना कि जितना याद है सब लिखना है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के वर्ड के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है 500 वर्डों में पहुंचा दो, ठीक है, इतने समझदार हो आप। तो क्या होगा, तकनीकी क्या होगा, हम लिखेंगे इस तकनीकी से किसमें, जीवों में क्या किए जाते हैं, नए लक्षण उत्पन्न किए जाते हैं। नए लक्षण उत्पन्न किए जाते हैं ना, नए लक्षण भी लिख सकते हैं, या महत्वपूर्ण लक्षण उत्पन्न किए जाते हैं, किए जाते हैं, जो क्या है, जो मानव के लिए क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखो क्या लिख रहे हैं हम, क्वेश्चन भी कर रहे हैं और एकदम बेस्ट क्वालिटी का भी कर रहे हैं, और याद भी कुछ नहीं करना पड़ेगा इसमें। बताओ, सिंपल बातें तो लिख रहे हैं जो हमें पता है कि महत्वपूर्ण उपयोग होते हैं मानव के लिए, ये होता है, ठीक है ना, है ये समझ आ गया? ठीक है, अब इसे नोट कर लो, फिर इसके बाद करते हैं चिकित्सा में इसका उपयोग। अब ये टॉपिक है अपना, ये तो कर लिया, यहाँ पे ये कर लिया डीएनए, पुनर्योगल डीएनए तकनीकी क्या होती है, ये तो आप कई बार पढ़ चुके हैं क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, वहां पे तो यही बात चली थी, डीएनए तकनीकी क्या होती है, आपने समझ लिया, मैंने यहाँ पे दोबारा भी रिटर्न करा दिया, आपको समझ आ गया होगा। अब समझना चिकित्सा में इसका उपयोग क्या होता है। अब पुनर्योगल डीएनए में क्या करते हैं हम, याद है क्या करते हैं, हम जीन डालते। पुनर्योगल डीएनए में क्या करते हैं, पुनर्योगल डीएनए में पुनर्योगल डीएनए जो बनाते क्या करते हैं, उसमें एक जीन लेते हैं हम और क्या करते, संभाग के साथ जोड़ते और किसी में डाल देते। तो कहने का मकसद ये है कि पुनर्योगल डीएनए बनाया ही इसलिए था क्योंकि हमें जीन डालना था किसी भी जीव में। बात समझ आ रही है? अब आप इसका पुनर्योगल डीएनए का उपयोग कहीं भी करेंगे तो क्या करेंगे, आपको पता है, जीन ही डालना है। क्या करना है, जीन ही डालना है। बात समझ आ गई? कहीं पे भी पुनर्योगल का यूज करोगे तो क्या करोगे, जीन ही डालोगे आप, चाहे उसे जीन चिकित्सा में कर लो, चाहे ट्रांसजेनिक जंतु में कर लो, कहीं पे भी कर लो। करना क्या है, करना तो यही है कि आपको जीन डालना है जीव के अंदर। अब चिकित्सा में कैसे डालोगे, देखो मान लिया कि क्या है, कोई भी जीव है, जैसे यहाँ पे मानव के एग्जाम्पल दे रखे, ना, मान ली कि मानव है, क्या है, मानव है, क्योंकि क्या होता है, रोग बीमारी जो दूर की जाती है वो मानव की तो की जाती है, मोस्टली जंतुओं की जाती है, और भी जंतुओं की जाती है, लेकिन मोस्टली फोकस तो मानव पे होता है, सीधी बात है। अब देखो क्या होगा, मान लिया कि इसमें क्या है, इसमें एक जीन खराब हो गया, जीन क्या हो गया, खराब हो गया, ठीक है, एक जीन था इसके अंदर और जीन क्या हो गया, इसके जीव के अंदर खराब हो गया। जैसे मान लिया कि डाइजेशन सिस्टम से इसका डाइजेशन सिस्टम से इसका जीन जुड़ा हुआ था जो डाइजेस्ट करने में हमें क्या दे रहा था, इसे एंजाइम दे रहा था, जीव को क्या दे रहा था, डाइजेस्ट, ये जीन का काम है। बहुत अच्छे से समझ इस टॉपिक को क्योंकि एकदम समझ में आ जाएगा। क्या था, हमारे पास एक जीव है, क्या है, जीव है, और उसके अंदर एक जीन है जो क्या काम करता है, जो डाइजेशन का काम करता है, डाइजेशन का मीन्स पाचन का काम करता है। तो ये इस जीन का काम क्या हुआ, ये जीन क्या कर रहा है, इसके जीव के अंदर पाचन करा रहा है, पाचन करा रहा है। मान लिया ये जीन खराब हो जाता है, क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। जब जीन खराब हो जाएगा तो इसका काम क्या होगा, पाचन भी रुक जाएगा। समझ में आ गया?
जब जो काम कराता है, जैसे मैं मार्कर से लिख रहा हूं, मार्कर ही खराब हो गया तो रुक जाएगा, लिखना रुक जाएगा। बात समझ आ गई? तो ये जीन क्या कर रहा था, पाचन करा रहा था, ये जीन खराब हो गया तो क्या हो गया, ये पाचन भी रुक गया। तो अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे हम, ऐसा करेंगे कि इस खराब जीन की जगह हम क्या कर दें, एक नया जीन डाल दें। क्या डाल दें, लेकिन डालेंगे कैसा, जो श्वसन में हेल्प करता है। अरे जो खराब हुआ वही तो डालोगे, ठीक है ना। किसी गाड़ी का इंजन खराब हो गया तो ऐसा थोड़ी है तुम उसमें जो ट्यूबलाइट, वो ट्यूबलाइट बोलो, लाइट डाल दोगे या उसका हैंडल डाल दोगे, है, या उसका सोकर डाल दोगे। जो खराब हुआ वही तो डालोगे ना। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या हुआ, पाचन वाला जीन खराब हुआ है तो पाचन वाला ही जीन क्या कर दोगे, इसके अंदर डाल दोगे। जब डाल दोगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा, पाचन करना शुरू कर देगा। यही होता है यहाँ पे चिकित्सा में। क्या करते हैं, जो मानव के अंदर या किसी जीव के अंदर अगर कोई जीन खराब हो जाता है, क्या हो जाता है, कोई खराब हो जाता है तो उसकी जगह एकदम स्वस्थ और क्रियाशील जीन डाल देते हैं। कैसा जीन डाल देंगे, क्रियाशील का मीन तो जानते हो कि जो इसे काम करना चाहिए जीन को वो कर रहा है तो ये क्रियाशील है, जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा तो क्या है, अक्रियाशील है, मीन्स खराब है। पॉइंट क्लियर है? तो क्या कर रहे हैं यहाँ कुछ नहीं कर रहे, जो खराब जीन है ना उसे क्या कर रहे हैं, अच्छे जीन से चेंज कर रहे हैं। ये जीन क्या होगा, ऐसा नहीं कि इसे जीन को इसी डीएनए में ऐसे लगा हुआ है, दिक्कत ही खत्म, ये काम नहीं कर रहा तो हमने क्या कर दिया, इसकी जगह ऐसा ही जीन और डाल दिया, अब ये काम करना स्टार्ट कर देगा। बात क्लियर है ना? बस कुछ नहीं करना कि खराब जीन की जगह क्या डाल देंगे हम, एक स्वस्थ और क्रियाशील नया जीन डाल देंगे। अब देखो यहां पे क्या लिखेंगे हम, यहां पे लिखेंगे जीन चिकित्सा में, जीन चिकित्सा में मानव में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को ये तो बात समझ में आ रही है। दोषपूर्ण का मीन्स क्या है, खराब जो हो चुका है जीन, ठीक है। कैसा जीन, जो खराब हो चुका है। दोषपूर्ण जीन को निकाल कर स्वस्थ व क्रियाशील जीन से बदल दिया जाता है, दिया जाता है। बात क्लियर है, क्या किया जाता है ये मैं समझा चुका हूं। जो क्या होगा यहाँ पे, जो क्या था, दोषपूर्ण मीन्स जो खराब हो गया था उसे निकालकर उसकी जगह क्या कर दिया जाएगा, स्वस्थ मतलब बिल्कुल ठीक ठाक और क्रियाशील जो काम कर रहा है वो जीन डाल दिया जाएगा। बात क्लियर है? अब आगे क्या लिख सकते हैं हम, आगे लिख सकते हैं हम कि जीन चिकित्सा में बच्चे या भ्रूण या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन के दोषों का सुधार किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे एक बात समझो पहले कि यहाँ पे ये वाली लाइन तो क्लियर है कि क्या करोगे, खराब जीन को निकालकर स्वस्थ और क्रियाशील जीन डाल दोगे। दूसरी बात यहाँ पे कि इसका जीन चिकित्सा का जो उपयोग करते हैं ना, वो यहाँ पे एक चीज आ रही है, बच्चे व भ्रूण। ये क्यों आ रहा है, बच्चे भ्रूण इसलिए आ रहा है कि जीन चिकित्सा का अगर बेटर रिजल्ट चाहते हो आप तो क्या होना चाहिए, ये जो जीन एक्सचेंज करो ना आप, तो कौन सी अवस्था में करना चाहिए, या तो वो छोटा बच्चा है या भ्रूण है उस टाइम पे करोगे तब बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो क्या कर देंगे, देखो वही तो चीज है कि जीन चिकित्सा का टारगेट क्या है, जीन चिकित्सा का जो टारगेट है, उद्देश्य है, वो क्या है, वो है जीन चिकित्सा का टारगेट देखो ये है कि बच्चे भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन के दोषों का सुधार किया जा सकता है। इसका मीन्स क्या है, जीन चिकित्सा का टारगेट ये है कि चिन्हित का मीन्स समझ गए, जैसे कोई बच्चा है,
ठीक है, कोई बच्चा, और इसमें क्या हुआ, चिन्हित का मतलब होता है पहचान हो गई, इस बच्चे के अंदर पहचान हो गई कि ये वाला जीन क्या है, दोषपूर्ण है, खराब है, क्या है, खराब है, तो इसका सुधार करना ही तो टारगेट है इसका जीन चिकित्सा का, किसके क्या कर दो, जीन का सुधार कर दो जो खराब है। बात समझ आ गई इस लाइन का मतलब। चिन्हित, ये कुछ वर्ड हिंदी के अजीब होते हैं, समझ में नहीं आते, लेकिन हमें पता है कि ये बोलना चाह रहा है कि जीन चिकित्सा का जो टारगेट है वो ये है कि अगर भ्रूण अवस्था में या बच्चे बाल्यावस्था में अगर पता चल जाए कि कौन सा जीन इसका क्या है, खराब है, तो उसका क्या करना, उपचार करना ही क्या है, उपचार करना या उसका सुधार करना ही क्या है, जीन चिकित्सा है। बात समझ आई, जीन चिकित्सा क्या है। अब एक बात और आती है कि सुधार करना, आप सुधार करेंगे कैसे, ये भी तो बात आती है कि सुधार करना है, सुधार करेंगे कैसे, तो आपको पता है क्या करोगे आप, ऊतक में या कोशिका में, क्या करोगे, ऊतक में या कोशिका में खराब जीन के स्थान पर क्या कर दोगे, स्वस्थ क्रियाशील जीन डाल दोगे आप, बात खत्म। ठीक है, सुधार किया जा सकता है। अब क्या करोगे आप, तो क्या करोगे, कोशिका व ऊतक में, कोशिका, कोशिका या ऊतक में, ऊतक में क्या करोगे आप, दोषपूर्ण, दोषपूर्ण जीन के स्थान पर, जीन के स्थान पर क्या करोगे, स्वस्थ व क्रियाशील जीन स्थान पर स्वस्थ, स्वस्थ व क्रियाशील जीन क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, डाल देते हैं। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई कि स्वस्थ क्रियाशील जीन डाल देंगे इसमें, जिससे क्या होगा, जिससे 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 क्योंकि जब बात पूरी नहीं होती तो ये कॉमा लगाते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे दोषपूर्ण जीन की, दोषपूर्ण जीन की, दोषपूर्ण जीन की कमी क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। बात शायद आपको क्लियर पता चल गई, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है डीएनए पुनर्योगवित तकनीकी का मीन्स मतलब ही टारगेट ये है कि हमें क्या करना है, हमें कोई भी जीन बाहर से लेना है और जीव में डालना है, वही सब बातें यहाँ पे लिखी हैं, कहने का तरीका अलग हो गया लेकिन बात वही है। क्या किया हमने, बाहर से एक जीन लिया और किसी जीव के अंदर डाल दिया। अब चाहे तो हम किसी के रोग के सुधार के लिए डाल रहे हैं, चाहे हम किसी में क्या उत्पादन के लिए डाल रहे हैं, चाहे हम किसी फसल को बेटर करने के लिए डाल रहे हैं, लेकिन डाल तो हम बाहर से किसी जीव के अंदर जीन ही रहे हैं, बस यही टारगेट होता है इसका। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब क्या है, जीन चिकित्सा में एक एग्जांपल मैंने करा लिया, एक एग्जांपल और है इसका एडीए वाला, ठीक है, वो आप इसको रीड कर लेना, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो आप करने वाले हैं हम दो शॉर्ट क्वेश्चन है ये, क्या मोस्टली पूछे जाते हैं, जिससे सबसे ज्यादा तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट में इस चैप्टर से। क्या बोला उसने, बायोपायरेसी किसे कहते हैं, बायोपायरेसी क्या होती है, ये ऐसे क्वेश्चन बोलेगा वो, ये बायोपायरेसी तक के बारे में लिखिए। तो क्या होगा, अब इसे समझ लो क्या होता है, जैसे मान लिया कि दो कंट्री है, ठीक है, दो कंट्री है, एक अपना प्यारा देश इंडिया एंड एक अमेरिका, राइट, अमेरिका। इसकी क्या है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, नेशनल कंपनी तो आप जानते हो राष्ट्रीय लेवल की, उसने क्या किया कि बिना किसी परमिशन के अपने इंडिया की किसी प्रोडक्ट का यूज कर लिया, ठीक है ना, किसी प्रोडक्ट का क्या कर लिया, बिना परमिशन के यूज कर लिया, तो इसी को क्या बोलते हैं, बायो पायरेसी बोलते हैं, बिना परमिशन के। इसका मीन्स ये होगा कि जैसे मान लो कि मार्कर किसी ने ब्रांड बनाया, मार्कर का किसी ने ब्रांड बनाया, किसी का मार्कर का ब्रांड है ये, मैंने क्या किया, चोरी से इसका खुद का ब्रांड बना लिया, तो क्या हुआ है, ये चोरी हुई ना, तो चोरी करने को ही क्या कहते हैं, समझ में आ गया, अब तो समझ आ गया को चोरी, और कैसी चोरी, किसी प्रोडक्ट की, कंपनी की, ब्रांड की चोरी कर ली। जैसे एप्पल का फोन है, मान लो, तो एप्पल का फोन क्या किया, किसी ने कॉपी करके ना बना दिया अपना, और बोल दिया कि हमने तो ये अपना फोन बनाया, तो क्या हुआ, वो चोरी हुई। तो समझ आया बायो पायरेसी क्या होता है, बायो पायरेसी का मीन्स होता है किसी की चोरी करना, किसी देश की,
दूसरे देश, अगर कोई एक देश दूसरे देश की चोरी कर लेता है किसी भी ब्रांड की, तो सीसी बात है उसे बायो पायरेसी बोलते हैं। समझ आ गया? अब जैसे आप लिखना चाहें वैसे लिख देना, लेकिन मैं कैसे लिख रहा हूं देखो, मैं उसको एक्यूरेट लिख रहा हूं। यहां पे देखो, आप लिख सकते, ये भी लिख सकते हैं सिंपल भाषा में। क्या करता है, कोई एक देश किसी दूसरे देश का कोई प्रोडक्ट बिना परमिशन के क्या कर लेता है, यूज कर लेता है, तो उसे क्या बोलते हैं, बायो पायरेसी बोलते हैं। सबसे सिंपल ये रहेगा, आप लिख सकते हैं 100% सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मैं थोड़ा बायो की लैंग्वेज में लिखा दूं, ठीक है। हम लिखेंगे मल्टी नेशनल कंपनी तथा दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्रीय या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन, ठीक है, अनुमोदन व क्षति पूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायो पायरेसी कहलाता है। बायो पायरेसी कहलाता है। पॉइंट तो क्लियर है? जो बात हमने समझी है वही यहाँ पे लिखी है, जो मैंने बोली आप सिंपल भाषा में वो भी लिख सकते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी है या फिर कोई दूसरा संगठन है? कंपनी भी हो सकती है, कोई और भी तो हो सकता है संगठन का मीन्स कोई और सिस्टम, कोई और ग्रुप क्या कर ले, किसी दूसरे राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से। दूसरे राष्ट्र, अरे ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता एप्पल वाली कंपनी ने सैमसंग की कॉपी मार दी कुछ, या एप्पल वाली ने या सैमसंग वाली ने एप्पल वाली की कंपनी की कर ली। तो संगठन भी तो हो सकते हैं यहाँ पे, जरूरी थोड़ी एक देश दूसरे देश का करे, क्या पता एक कंपनी दूसरी कंपनी कर ले या एक संगठन दूसरे संगठन का कर ले। तो यहाँ पे नेशनल लेवल पे भी हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकती है चोरी। आपको पता है चोरी कहां हो सकती है, इंटरनेशनल लेवल पे, मीन्स एक देश दूसरी देश की भी कर सकता है, और नेशनल लेवल पे मीन्स एक कंपनी दूसरी कंपनी की देश के अंदर भी कर सकती है। उसने ये बोला देखो, मल्टीनेशनल कंपनी पर दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र, ये तो होगी पूरे राष्ट्र की, किसी राष्ट्र की चोरी कर रहा है, या उससे संबंधित लोगों से बिना, संबंधित लोगों से मीन्स एक कंपनी दूसरी कंपनी की चोरी कर रही है, कि बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्व भुगतान के संसाधनों का उपयोग करना। देखो उपयोग कर रहा है ना, ये कहलाता है। अब आता है जैव सुरक्षा समस्या। वर्ड से पता चल रहा है आपको, जैव का मीन्स जीवों की, सुरक्षा मीन्स सुरक्षा का, समस्या मीन्स जीवों की जो सुरक्षा में समस्या आ रही है यहाँ पे, तो उसकी बात चल रही है। ठीक है, ये बात समझ गए ना आप? जैसे मान लो हमारे वनों की कटाई बहुत ज्यादा हो रही है, तो पेड़ पौधे भी क्या है, जीवित तो है ना, तो क्या आ रही है, उनकी सुरक्षा में समस्या आ रही है ना, समस्या आ रही है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो जीव है, जो मानव है, मानव क्या कर रहा है, हर इन चीजों का जीव जैविक चीजों का क्या कर रहा है, अनलिमिटेड यूज कर रहा है असुरक्षात्मक रूप से। सुरक्षात्मक रूप से ये है कि अगर 10 पेड़ काटे, ठीक है, और 10 पेड़ से कोई लॉस नहीं हो रहा हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारी कंट्री को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20 पेड़ काटने से अगर दिक्कत हो रही है, तो 20 पेड़ काटे तो ये असुरक्षात्मक काम हुआ। सुरक्षात्मक का मीन्स हम काम कर भी रहे हैं, लॉस भी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हम काम कर रहे हैं, लॉस हो रहा, तो वो क्या हो गया, असुरक्षात्मक हो गया, उससे सुरक्षा बिगड़ रही है हमारे देश की। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे उसी को क्या कर सकते हैं आप, इतनी सिंपल बात है, ये तो एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, ये क्या कर रहा है, मानव क्या कर रहा है, मानव सी बात है,
जैविक चीजों का असुरक्षात्मक रूप से क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है। बात समझ आ रही है ना। मानव जैविक जैविक संसाधनों का असुरक्षात्मक रूप से उपयोग कर रहा है, उसके लिए क्या किए जाने चाहिए, उसके लिए कुछ मापदंड बनाए जाने चाहिए, है मापदंड बनाने चाहिए। और क्या मापदंड बनाने चाहिए, जिससे क्या हो सके, जीवों को एक सुरक्षात्मक स्तर मिल सके। वही लिखना आपको इसमें, समझा गया ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, बी कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये उसके साथ ही चैप्टर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या किया, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। और आपको पता है हमारा टारगेट ये रहता है कि हम क्या करें, एकदम इजी लैंग्वेज में करें। और सबसे मेनली फोकस आपको ये भी करना है कि क्वेश्चन का आंसर कैसे करते हैं समझ के, सबसे मेन पॉइंट आपको ये फोकस करना है। अगर आपने ये कर लिया तो मैं मानता हूं बायो का रिवाइज, आप जितनी वीडियो पढ़ी हुई है, मेरे सब वीडियो ऑनलाइन में पढ़ी हुई है ना, तो आप देखकर उन्हें, मैं मानता हूं कि 24 घंटे में 100% बायो की तैयारी कर सकते हैं, 100% एक्यूरेट। लेकिन साथ में जो मैंने रूल और रेगुलेशन बताया कि तैयारी करनी कैसे, आंसर को लिखते कैसे, वो करनी है। क्योंकि हर चीज में मैं बताता हूं, हर आंसर को लिखते हुए बताता हूं ना कि आपको यहां पे ऐसे समझ के करना है, यहां पे लाइंस को इंक्रीज करना है, ऐसे करना है, हर एक चीज बताता हूं वहां पे मैं। तो आपको ये रूल और रेगुलेशन फॉलो करने, अगर इस 24 घंटे के अंदर आप कंप्लीट बायो कर सकते हैं और 100% पेपर भी कर सकते हैं, ठीक है। और बस इसमें क्या है, एक इंसुलिन वाला क्वेश्चन है, आप उसको गो थ्रू करके रीड कर लेना, बाकी कुछ नहीं बचा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। तो हमारा ये चैप्टर क्या है, यहीं पे क्लोज हो जाता है।